Fine, that's why not this. भाई सर याद आने वाली है सर, टेबल और पेपर की। हाँ सर। ये क्या हुआ? Hi guys, good morning. गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर। सर बहुत याद आने वाली है सर हमारे पेपर और टेबल के डेज की। अच्छा ऐसा है? वापस आ रहे हो क्या? सर वो मस्त था। चलो आप आप सही मुंबई में आ गए अभी? क्या बोल रहे हैं? आप मुंबई में हो वापस? नहीं मुंबई में नहीं हूँ, गोवा में हूँ। आई थिंक सर आपको कोविड हो गया था क्या? हाँ मुझे कोविड हो गया था। ओ सर। अभी तो ठीक है कैसा एकदम। अभी ठीक है एकदम। ज़्यादा खतरनाक नहीं है ये वाला, लेकिन उसमें थोड़ा ये है कि 2-3 दिन के लिए एकदम वीक हो जाता है। फटीक हो जाता है ज़बरदस्त। बाकी ठीक है। तुम लोगों का वैक्सीनेशन वगैरह हो गया? सर अभी हाँ सर, second फर्स्ट dose डोज हो second गया। dose अभी सेकंड डोज होगा सर 30 को। 30th को होगा? अच्छा फर्स्ट डोज हो गया है सबका? हाँ Yes, सर। मेरा सर बाकी है। नहीं। चलो फिर स्टार्ट करते हैं। सर आप वैसे यहाँ पर क्यों पढ़ा रहे हो आज? ऐसे ही मैंने लाया एक वो अपने लिए पेन टैबलेट, एंड आई थॉट कि उसको यूज़ करूँगा, क्योंकि फ़ोन में वो एक तो वो प्रॉब्लम होती है, वो हीट हो जाता है, फिर बहुत ब्लर होने लगता है, तो ये फ़ायदा है इसका। फिर बाकी ठीक है notes- सर, ये भी अच्छा है काफी। फिर इस पे काफी लोग पढ़ाते हैं। हाँ तो अब ये यूज़ करूँगा मैं। इसमें मेरे को फिर फोटो वोटो भी नहीं लेना पड़ेगा नोट्स का, खुद ही PDF बन जाता है, ठीक है सर। क्वाइट कन्वीनियंट। सर मेरे को पहले लगा मैं AMCH सर के लिंक पे हाँ सर, ज्वाइन कर मैं दिया हाँ भी सर गलती मुझे से। क्योंकि वो क्लास में आ जामपुर यूज गया। करते हैं, ब्लैक वाला जामपुर यूज करते हैं। हाँ क्या हम लोग क्या कर रहे थे लास्ट टॉपिक? तुम लोग का बीच में भी लेक्चर लिया होगा ना किसी ने? फिर हाँ AJP ने? हाँ सर, ऐश्वर्या सर का था। ठीक है, तो क्या पढ़ाया लास्ट उन्होंने? थर्मल एक्सपेंशन। हीट एक्सपेंशन अच्छा वो पूरा हो गया? पूरा आई डोंट थिंक सो। सर सेड ही वुड डू डिसजॉइंट्स आर टॉपिक्स ताकि आप अपने फ्लो में रह सके। थर्मल एक्सपेंशन में वो लेंथ वेंथ का वॉल्यूमेट्रिक वो सब बता दिया? हाँ वो वो बता दिया। हाँ सर वो बता दिया। अच्छा ठीक है। तो बाकी हम लोग उससे पहले कंडक्शन, रेडिएशन हमारा पूरा हो गया था ना? रेडिएशन मैंने स्टीफन्स लॉ, न्यूटन्स लॉ ऑफ कूलिंग वो पढ़ाया था? नहीं सर, नहीं। अच्छा वो सब बच रहा है ना, तो चलो पहले वो खत्म करते हैं। हमने सर लास्ट कंडक्शन खत्म हो गया क्या हमारा अभी? कंडक्शन हमारा खत्म हो गया था, हमने वो प्रॉब्लम कर लिए थे
वेरिएबल एरिया, वेरिएबल कंडक्टिविटी, हाँ सर, अच्छा, सब वो हो कुछ, गया यस था। सर। as a function of both वो area and टेम्परेचर एंड जंक्शन। हो गया था वो, है ना? हाँ, तो बराबर है फिर, तो वो पार्ट हो गया अपना। अब केवल ये है कि एक डाउट अब था हम, हाँ बोलो। सो वेरिएबल कंडक्टिविटी मतलब वो पॉसिबल कैसे था, वो वापस बता सकते हो? वो बस मैंने एक एग्जांपल लिया था, जैसे बॉडी में फ्लो हो रहा है कि लेयर और फ्लैश के लेयर और मसल के लेयर में से फ्लो हो रही है, तो वो सब क्योंकि तीनों अलग अलग टाइप के मटेरियल हैं तो उनकी कंडक्टिविटी भी अलग अलग होती है, तो वो सीक्वेंस में है एक के बाद एक। अगर हीट अंदर ब्लड में से तुम्हारा स्किन तक आता है तो वो अलग अलग टाइप के मटेरियल्स के थ्रू होके आता है विच हैव डिफरेंट डिफरेंट कंडक्टिविटी। सो दैट्स योर एग्जांपल फॉर वेरिएबल कंडक्टिविटी। सर क्लियर? हमारे पोर्शन में है। वेरिएबल कंडक्टिविटी तो हमने किया ना एज अ प्रॉब्लम, एक रॉड मैंने लिया जिसमें तुम्हें मैंने Yes, sir. रो दिया एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, तो वो तो हम कर सकते हैं, इंटीग्रेट करना है सिर्फ। बेसिकली अगर चाहे कंडक्टिविटी वेरिएबल हो चाहे एरिया वेरिएबल हो, तुम्हें लिखना है आई इक्वल्स टू माइनस के ए डी टी बाई डी एक्स, और फिर चाहे रो एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो चाहे ए एज अ फंक्शन ऑफ एक्स दिया हो, उसको डी एक्स के साथ लेके इंटीग्रेट कर लो तो मिल जाएगा तुम्हें। वही स्टैंडर्ड प्रोसीजर है। अच्छा, तो अब जो है हम दूसरे मोड ऑफ हीट ट्रांसफर पे आ जाते हैं, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं रेडिएशन। तो दिस इज योर सेकेंड मोड ऑफ हीट ट्रांसफर विच वी विल कॉल रेडिएशन। तो रेडिएशन जो है, पहले मैं रेडिएशन का बेसिस बताता हूँ कि रेडिएशन क्यों आती है, क्यों निकल रही है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट होगा ये समझने के लिए कि जो रेडिएशन बॉडी में से निकल रही है उसकी वेवलेंथ वगैरह क्या है, उसके सब क्या है, ठीक है। तो रेडिएशन क्यों निकलता है? रेडिएशन तब होता है जब कोई चार्ज ऑसिलेट करता है, ठीक है। रेडिएशन बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। एक सेकंड, radiation is electromagnetic wave which are produced due to oscillating charges। oscillating मतलब जो बैक एंड फोर्थ वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ऑसिलेटिंग चार्जेस कहाँ से आ जाएंगे? तो ऑसिलेटिंग चार्जेस जो है हर जगह होते हैं नेचर में। क्यों? क्योंकि अगर तुम कोई भी मैक्रोस्कोपिक बॉडी कंसिडर करो, राइट, कोई पीस ऑफ कॉपर कंसिडर करो या कुछ, पहले तुम फंडामेंटल समझो कि एक चार्ज से कैसे निकलेगा। मान लो मेरे पास एक पॉजिटिव चार्ज है, ठीक है। अब हो सकता है तुम लोगों ने सीखा होगा ये चीज़ कि पॉजिटिव चार्ज है या नेगेटिव चार्ज है, आगे तुम इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ोगे, तो हम एक एब्स्ट्रैक्शन यूज करते हैं जिसको हम बोलते हैं फील्ड लाइन। तो हम उसकी जो इलेक्ट्रिकल इफेक्ट है स्पेस में वो इस तरीके से दिखाते हैं। ये ध्यान है तुम लोगों को, राइट? फील्ड लाइंस बनाते हैं और उसके थ्रू हम इसकी इफेक्ट दिखाते हैं सराउंडिंग स्पेस पे। अब एक्चुअली फील्ड लाइन कुछ होता नहीं है, दे आर नॉट रियल थिंग्स, दे आर जस्ट एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। ऐसा नहीं कि स्पेस में वहाँ पे कोई एक्चुअली तार जैसा है, लेकिन बस ये तरीका है रिप्रेजेंट करने का कि उसका विसिनिटी में क्या इफेक्ट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे इसको समझने के लिए, रेडिएशन को समझने के लिए, तुम इमेजिन करो कि ये प्रॉपरली स्ट्रिंग जैसा है, जैसे नाइलॉन का टाइट स्ट्रिंग है कि ऐसा करूंगा तो गिटार के जैसा बजेगा, ऑल द वे गोइंग ऑल द वे टू इन्फिनिटी, ठीक है, वैसा कुछ है। अब तुम्हें सेपरेटली ये भी पता होगा कि अगर मान लो मेरे पास एक ये है, नॉर्मल स्ट्रिंग है, और मैं अगर उसको ऊपर नीचे करता हूँ जो दीवार से लगा हुआ है, तो उसमें ऐसा करके पल्स बनता है जो ट्रैवल करता है टुवर्ड्स द वॉल, कहीं पे वो फिक्स्ड है। अगर मैंने हाथ से पकड़ के उसको ऊपर नीचे किया, जैसा वो जिम में हम लोग करते हैं रोप को ऊपर नीचे, तो उसमें ऐसा पल्स टाइप चीज होती है, पल्स बोलते हैं, छोटा ऐसा वेव शेप को, और ट्रैवल कर रहा है। अब तुम इमेजिन करो कि ये चार्ज को मैं अप डाउन ऑसिलेट कर रहा हूँ, और तुम ये इमेजिन करो कि जो फील्ड लाइंस हैं एक्चुअल स्ट्रिंग्स हैं। तो अगर मैं इसको अप डाउन मूव करूंगा, इफ द चार्ज इज मूव्ड अप एंड डाउन, तो ये सारे स्ट्रिंग्स पे ऐसा ऐसा पल्स डालेगा, ठीक है। सब स्ट्रिंग पे यस सर। सब स्ट्रिंग पे एक पल्स बनेगी और वो विल ट्रैवल अवे। एक पे मैं दिखा देता हूँ, हर स्ट्रिंग पे एक पल्स बनेगी एंड दैट विल ट्रैवल अवे फ्रॉम द चार्ज एट द स्पीड ऑफ लाइट, क्योंकि ईएम वेव्स हैं और ये स्पीड ऑफ लाइट से ही जाते हैं। लाइट खुद एक ईएम वेव है। अब ये केवल एक स्ट्रिंग पे तो नहीं बनेगा, ये सारे स्ट्रिंग पे बनेगा पल्स इस तरीके से, ठीक है। तो सब पे पल्स बनेगा और वो जा रहा होगा ऐसे करके, क्योंकि सब पे वो सेम स्पीड पे जा रहा है, और क्योंकि ऐसे इनफाइनाइट स्ट्रिंग्स हैं। तो क्या तुम लोग ये बात समझ पा रहे हो कि इससे दूर एक स्फेरिकल शेप जाती होगी? Are you able to understand this fact? Yes, sir. Yes, sir.
शेप बन जाएगा, क्योंकि ये बहुत सारे पल्सेस हैं और ये बाजू बाजू वाले स्ट्रिंग्स में हैं और ये सब इस चार्ज से दूर जा रहे हैं एट द स्पीड ऑफ लाइट, तो एक तरीके से एक स्फेरिकल शेप होगा जो चार्ज से दूर जा रहा होगा। ये जो स्फेरिकल शेप है इसी को हम Sir, हाँ sir, I can imagine a tube that's go radiating outwards. So spherical मतलब वो थोड़ा समझ में नहीं आ वो रहा। नहीं इमेजिन कर पाओगे क्योंकि 3D में है, तो ट्यूब तो तुम इमेजिन कर सकते हो, जैसे तुम पानी का सरफेस है, ठीक है, पानी का सरफेस पे अगर तुम एक पत्थर ड्रॉप करते हो, स्टोन ड्रॉप करते हो, तो उधर पानी अप एंड डाउन होता है और उसके कारण वहां पे रिपल्स निकलते हैं जो ट्यूब के जैसे हैं, मतलब जिनमें खुद ये स्ट्रक्चर होती है, ऐसे ऐसे हाँ, yes sir. कनेक्टेड ट्यूब सा जा रहा है। अब ये 2D है क्योंकि पानी का सरफेस एक 2 डायमेंशनल सरफेस है, इसको 3D में तुम कैसे इमेजिन करोगे तो मुश्किल है इमेजिन करना, बट 3D में वो जा रहा होता है, तो उसको ऐसे ही हम सोच सकते हैं कि ऐसा कुछ इफेक्ट है और 3D में जा रहा है, स्फीयर टाइप मान लो जो उससे रेडिएट कर रहा है बाहर की तरफ, ठीक है। ओ सर, बिकॉज इसमें भी ऊपर भी time- करेगा ना? ऊपर उतना नहीं करेगा और नीचे उतना नहीं करेगा, मैक्सिमम इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में करेगा। ओके सर। ओके सर, फाइन। एक्चुअली जो रेडिएशन है उसका स्फेरिकल नेचर तो है, लेकिन स्फीयर पे उसकी इंटेंसिटी सब जगह बराबर नहीं होती है। बेसिकली अगर तुम उसको स्फीयर की तरह मान लो, जो उससे दूर जा रहा है एक स्फीयर, तो जो रेडिएशन निकल रही होती है उसमें से, उसमें एक सॉर्ट ऑफ पोलार डायरेक्शन भी होता है कि अगर चार्ज तुम्हारा इस लाइन के अलोंग ऑसिलेट करा है, अप एंड डाउन करा है, तो जो मैक्स इंटेंसिटी होगी रेडिएशन की, वो सबसे ज्यादा इंटेंसिटी यहाँ होगी इक्वेटोरियल रीजन में। डज दिस मेक सेंस? सबसे ज्यादा इंटेंसिटी इक्वेटोरियल रीजन में होगी और फिर वो ऊपर की तरफ आते आते फेड करेगी ऐसे। तो पोलार रीजन में सबसे कम इंटेंसिटी जाती है और इक्वेटोरियल रीजन्स में सबसे ज्यादा इंटेंसिटी जाती है, बट ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है हमारे लिए, इसीलिए कोई इसकी खास रेलेवेंस नहीं है। पॉइंट ये है कि बेसिकली अगर एक चार्ज ऑसिलेट करता है अप एंड डाउन डायरेक्शन में, तो उससे रेडिएशन निकलता है विच इज बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स एंड विच प्रोपगेट आउटवर्ड्स। अब दूसरा जो हमारे लिए समझने के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि अब ये एक बार अगर तुम स्ट्रिंग को अप डाउन करते हो तो ऐसा निकलता है, अगर तुम कॉन्स्टेंटली इसको अप डाउन करते रहोगे तो ऐसी वेव बनेगी इस पे, सही, और वो जारी होगी। अब क्योंकि वेव की स्पीड फिक्स्ड है, तो अगर तुम ज्यादा रैपिडिटी से हाथ मूव करते हो अगर तुम्हारे हाथ का ज्यादा रैपिड मोशन होता है तो तुम ऐसा कम- वेव प्रोड्यूस करोगे विच इज कॉल्ड अ हाई फ्रीक्वेंसी वेव। कम टाइम में ज्यादा वेव। कम टाइम में ज्यादा वेव, हाई फ्रीक्वेंसी वेव या लॉन्ग वेवलेंथ वेव, सॉरी शॉर्ट वेवलेंथ वेव। ये सब टर्म्स जो हैं अभी हमने उतने डिटेल में नहीं पढ़े हैं, हम वेव्स में इसको पढ़ेंगे, लेकिन आई सपोज तुम समझते ही हो वेवलेंथ जो है इसको कहते हैं कोई भी एक Yes, पीक sir. से पीक का डिस्टेंस। और अगर तुम स्लो मोशन करते हो, और यहाँ पे मैं दोनों चीजों के लिए बात कर रहा हूँ, तुम्हारा हाथ का भी और चार्ज का ऑसिलेट करने का भी, ये तो इसका एनालॉजी है, लेकिन हम पढ़ तो ये रहे हैं, लेकिन मैं एनालॉजी से बता रहा हूँ। तो उधर जो तुम वेव जनरेट करोगे वो इस टाइप का होगा विच इज बेसिकली अ लो फ्रीक्वेंसी वेव और अ लॉन्ग वेवलेंथ वेव, ठीक है। तो मतलब रैपिड मोशन विल प्रोड्यूस शॉर्ट वेवलेंथ एंड स्लो मोशन विल प्रोड्यूस लॉन्ग वेवलेंथ। सो डज इट सीम ओके टू से कि जितना ज्यादा ये चार्ज रैपिडली ऑसिलेट करेगा उतना इसकी, सो फॉर द ऑसिलेटिंग चार्ज the more or rapidly it oscillates, the more kinetic energy it will have. The more kinetic energy it has, can I say that the higher the frequency of the wave that it produces? Make sense? Yes sir. और क्योंकि frequency और wavelength आपस में inverse होते हैं, तो can I also say that the shorter the wavelength of the wave that it produces? But heat में अभी तक तुमने क्या सीखा है कि जो ये रैंडम काइनेटिक एनर्जी होती है, फिर रिमेंबर कंडक्शन के टाइम पे मैंने तुम्हें बताया था कि हीट का मतलब क्या होता है, माइक्रोस्कोपिक रैंडमाइजेशन। यही हीट होती है, यही टेम्परेचर है, यानी जितना ज्यादा टेम्परेचर है उतना ज्यादा रैपिड मोशन है इधर,
मतलब अगर ठंडा है तो ऐसे ऐसे कर रहा है तो लॉन्ग वेवलेंथ वेव निकाल रहा है, और गर्म है तो मतलब ज्यादा रैपिडली मूव कर रहा है तो शॉर्ट वेवलेंथ वेव्स निकाल रहा है। ये लिखा हुआ है यहाँ पे। तो देयरफॉर इसका मतलब ये हो गया कि क्या मैं अगर लैम्डा और टी को मल्टीप्लाई कर दूं तो दैट शुड बी अ कांस्टेंट। डज दैट मेक सेंस? Yes. That constant is called Wien's constant. And this equation is called Wien's law. ये हमारा पहला लॉ है रेडिएशन का। ठीक है, और this is called Wien's law. WEINS. And this B is called Wien's constant. ये एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है और इसकी वैल्यू जो है कुछ वैल्यू होती है इसकी, मतलब ये बी जो है ये बॉडी के नेचर और इन सब पे डिपेंड नहीं करता। इट्स अ यूनिवर्सल कांस्टेंट and its value is I think इसकी वैल्यू होती है 0.288 सेंटीमीटर केल्विन। डायमेंशन तो इसकी वही होगी क्योंकि सामने वेवलेंथ है और टेम्परेचर का प्रोडक्ट है, तो वही इसकी डेफिनेशन भी। तो ये तुम्हारा पहला लॉ ऑफ रेडिएशन है विच इज कॉल्ड वाइन्स लॉ। और ये जो बोलता है, ये बोलता है कि वेवलेंथ और टेम्परेचर का प्रोडक्ट कांस्टेंट है और वो एक यूनिवर्सल कांस्टेंट है। इसका फायदा क्या हुआ? इसका फायदा ये हुआ कि एक सेंस में मुझे ये बता रहा है। अब पहले तो इसको रिलेट करो कि भाई हम क्या बात कर रहे हैं, चार्ज कहाँ से आ गया, ये ऑसिलेटिंग चार्ज कौन है, क्यों है, कहाँ पर बैठा है। ऑसिलेटिंग चार्ज कहाँ पर बैठा है? इफ यू टेक सम बॉडी, एनी मैक्रोस्कोपिक बॉडी, मान लो तुम्हारे पास एक पीस ऑफ कॉपर है या मेटल है, कुछ है, और ये टेम्परेचर पे बैठा है जो कि एब्सोल्यूट जीरो नहीं है। पहले तो तुम लोग एब्सोल्यूट जीरो टेम्परेचर समझते हो, राइट? 0 केल्विन। यस सर। तो अगर Yes. 0 केल्विन पे नहीं है ये, किसी भी नॉन जीरो, चले भले ही बहुत ठंडा हो, -37 डिग्री सेल्सियस हो, लेकिन वो 0 केल्विन से तो बहुत ऊपर है। तो इसके अंदर जो चार्जेस हैं, चार्जेस कौन है इसके अंदर? इफ यू रिमेंबर कंडक्शन के टाइम पे हमने पढ़ा था, एटम्स हैं जो नीटली अरेंज। Atoms bound by like imaginary springs. करेक्ट। और उनमें से अगर तुम किसी एटम को देखते हो जूम करके डिटेल में, तो तुम्हें पता चलेगा कि बेसिकली एटम इज नथिंग बट दैट देयर इज अ चार्ज, a plus charge, and around it is the electrons, electronic shell. ठीक है, that's what an atom is. और ये जो इलेक्ट्रॉनिक शेल होता है, so the atom is a positive nucleus with loosely held मैं ऐसे लिख रहा हूँ, loosely held मतलब कि rigidly attached नहीं है, electron cloud on it. ठीक है, तो अगर ये टेम्परेचर 0 पे नहीं है, अगर ये एब्सोल्यूट 0 टेम्परेचर पर नहीं है, तो इसके अंदर जो एटम्स हैं उनके जो इलेक्ट्रॉनिक क्लाउड्स हैं वो वाइब्रेट कर रहे होते हैं ऐसे। वही उसी का मतलब होता है बीइंग एट नॉन जीरो टेम्परेचर, बीइंग एट सम टेम्परेचर। एंड द हॉटर इट इज, द मोर वाइल्डली दे ऑसिलेट, एंड द मोर वाइल्डली दे ऑसिलेट, द मोर लाइक दिस वेव दे प्रोड्यूस। तो जितना ये बॉडी गर्म होगा उतना इसमें से ऐसा वेव निकलेगा। ये कह रहा है ये लॉ, समझ गए तुम लोग? जितना टी ज्यादा होगा उतना लैम्डा कम होगा। हाई टी मतलब लो वेवलेंथ, शॉर्ट वेवलेंथ, लो टेम्परेचर मतलब लॉन्ग वेवलेंथ। तो जैसे जैसे बॉडी गर्म होता जाएगा
उतना उसमें से शॉर्टर एंड शॉर्टर वेवलेंथ का वेव निकलता जाएगा। कि भाई पहले जो है, मान लो ये ऑब्जेक्ट है और ये मान लो पहले जो है 0 डिग्री सेल्सियस पर है सम ऑब्जेक्ट, तो इसमें से अगर वेव ऐसी ऐसी निकल रही है, तो जब ये 100 डिग्री सेल्सियस पे आ जाएगा तो इसी ऑब्जेक्ट में से ऐसी ऐसी वेव निकलेगी। ये जो ड्राइंग है ये यही स्टेटमेंट मैथमेटिकली लिखा हुआ है। जितना तुम्हें थोड़ा So is that why, like when we heat metals, the color changes progressively? yes, correct, that is also the reason. In fact, कलर तो विजिबल पार्ट ऑफ द स्पेक्ट्रम है। तुम स्टार्ट करो बाय वेवलेंथ चेंज होता है ना उसमें। वेवलेंथ चेंज होता है। तुम स्टार्ट करो बाय सेइंग कि जो मतलब तुम्हें पता होगा ईएम स्पेक्ट्रम जो है, अगले पेज पे जा रहा हूँ अगर स्क्रीनशॉट लेना है। वैसे मैं इसके सारा पीडीएफ तुम्हें लेक्चर के जस्ट बाद में भेज दूंगा, तो यू डोंट नीड टू टेक द स्क्रीनशॉट इन। सर एक डाउट है। हाँ बोलो। सर आपने 0.288 के बाद क्या लिखा है? सेंटीमीटर केल्विन। सेंटीमीटर। एंड सर कैन यू रिपीट द एक्सप्लेनेशन व्हाई काइनेटिक एनर्जी इज प्रोपोर्शनल टू फ्रीक्वेंसी? Kinetic energy is proportional to frequency because of the fact that that I gave no particular explanation for. I basically based it on your intuition for the situation कि भाई तुम्हारा जो चार्ज है, जैसे तुम स्ट्रिंग पे हाथ चला रहे हो, तो स्ट्रिंग पे अगर तुम हाथ चला रहे हो तो तुम्हारा हाथ ज्यादा अगर रैपिडिटी से चलेगा, यानी ज्यादा काइनेटिक एनर्जी है, तो वो ज्यादा शॉर्ट वेवलेंथ प्रोड्यूस करेगा। अच्छा समझा सर, है समझा। ना, क्योंकि वेव का जो स्पीड है स्ट्रिंग पे, वेव का जो स्पीड है स्ट्रिंग पे वो मोर और लेस फिक्स्ड है, वेव उतना ही स्पीड से जाता है। तो अगर तुम ज्यादा तेज हाथ चलाते हो तो ऐसा वेव चलता है उस पर, और अगर धीरे हाथ चलाते हो तो ऐसा वेव चलता है उस पर। तुम ये एक्सपेरिमेंट, तुम ये सोच सकते हो इसको उस तरीके से बाय एनालॉजी कि तुम मानो कि तुम्हारे पास एक पेपर है जो स्लाइड कर रहा है कॉन्स्टेंटली टू वन साइड, है ना। सम पेपर इज देयर व्हिच इज कॉन्स्टेंटली स्लाइडिंग टू वन साइड। जैसे वो ईसीजी का पेपर होता है, वैसे वो, या सीस्मोग्राफ का पेपर होता है, वो एक साइड स्लाइड कर रहा है, वो कांस्टेंट स्पीड से जा रहा है, ये वेव का स्पीड है। अगर तुम उसके ऊपर अपना हाथ रखते हो एक जगह पर और अपना हाथ पेन हाथ में लेके ऊपर नीचे चलाते हो, तो जितना पेपर तो एक ही रेट से जा रहा है राइट पे, लेकिन तुम्हारा हाथ अपनी ही लोकेशन पे अगर ज्यादा रैपिडिटी से अप डाउन करेगा तो जो पेपर है उस पे ऐसा वेव प्रिंट होगा। तुम अपना हाथ को एक ही जगह रखे हो और बस ऐसे ऐसे कर रहे हो, और पेपर खुद ही स्लाइड कर रही है एक कांस्टेंट स्पीड से। तो अगर तुम ज्यादा रैपिडिटी से हाथ चलाओगे, पेपर तो कांस्टेंट रेट से जा रहे हैं, तो ऐसा ऐसा वेव प्रिंट हो जाएगा उस पर। और अगर तुम धीरे धीरे हाथ चलाओगे, जितना धीरे हाथ चलाओगे उतना ऐसा वेव प्रिंट होगा। और तुम्हारा हाथ बेसिकली इज अ एनालॉग फॉर द ऑसिलेटिंग चार्ज। ठीक है, समझ गए सब लोग? यस सर। तो ये जो कहानी है ये कह रहा है ये वाइन्स लॉ, उसको मैथमेटिक्स में ऐसे लिखते हैं कि प्रोडक्ट ऑफ टेम्परेचर एंड वेवलेंथ इज अ कांस्टेंट। इफ यू हीट द बॉडी यू फाइंड दैट इट स्टार्ट्स प्रोड्यूसिंग शॉर्टर एंड शॉर्टर वेवलेंथ। जितना गर्म करोगे, अभी 100 है, 500 कर दो और शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगी, 1000 कर दो और शॉर्ट वेवलेंथ हो जाएगी, 0 से कम कर दो और लॉन्ग वेवलेंथ हो जाएगी। ये है मतलब इसका। लेकिन अब इसमें एक सटिलिटी है, एक कैच है जो समझना जरूरी है। वो ये है कि ये जो लैम्डा मैंने लिखा है ये सिर्फ लैम्डा नहीं है, यहाँ पे आई हैव टू से समथिंग एल्स हियर, एंड द थिंग दैट आई हैव टू से हियर इज दैट कि जो लैम्डा है उस पे एक सबस्क्रिप्ट लगेगा m। मैं बोलता हूं अभी कि क्यों ये लिखना पड़ रहा है मेरे को, लेकिन सिर्फ लैम्डा लिखने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, अगले पेज पे चले। तो कारण ये है कि मैं लिख देता हूं यहाँ पे स्टेटमेंट, एनी मैक्रोस्कोपिक बॉडी is a collection of a very large number of oscillating charges, and all of them are oscillating
at different frequencies also. क्यों? देखो, ये तो ठीक है कि हमने कहा कि हाँ जितना गर्म होगा उतना ज्यादा हाई फ्रीक्वेंसी है, लेकिन सारे के सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं डांस कर रहे होते हैं. क्यों? अगर सारे के सारे एक ही फ्रीक्वेंसी पे एक ही डायरेक्शन में डांस कर रहे होंगे तो तुम समझ रहे हो कि पूरा मैक्रो बॉडी ही डांस कर रहा होगा. यस सर. तो वो तो नहीं बात हो रही है. पहले तो सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में डांस कर रहे हैं ताकि ओवरऑल बॉडी हमारे सामने रखा हुआ है. हम कह रहे हैं भाई ये कॉपर है और ये 100 डिग्री पे, 100 डिग्री पे बैठा हुआ कॉपर डांस थोड़ी कर रहा होता है. तो उसके अंदर सब लोग अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं. ना केवल वो सब अलग अलग डायरेक्शन में ऑसिलेट कर रहे हैं, वो अलग अलग फ्रीक्वेंसी से भी ऑसिलेट कर रहे हैं. अब हाउ डू वी रिकंसाइल दिस टू द फैक्ट कि अभी हमने कहा कि भाई हमारा जो बॉडी का टेम्परेचर है वही डिटरमिन कर देता है कि कितना फ्रीक्वेंसी पे कर रहा होगा. तो अगर मैं बोलूँ कि कॉपर है 100 डिग्री सेल्सियस पे है तो उससे तो एक ही यूनिक वेवलेंथ आ जाएगी या यूनिक फ्रीक्वेंसी आ जाएगी. बाय द वे, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में एक रिलेशनशिप होती है जो मैं यहाँ लिख देता हूँ. इस चैप्टर के लिए रेलेवेंट नहीं है, बट सो दैट यू नो दैट दे आर रिलेटेड. हाउ डू आई नो दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर? इज बिकॉज फॉर ऑल वेव्स प्रोडक्ट ऑफ फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ इज द स्पीड ऑफ द वेव, व्हिच इन दिस सर केस. किया है एटॉमिक स्ट्रक्चर में. अच्छा, तो इन दिस केस इज द स्पीड ऑफ में भी लाइट. था. ठीक है. तो अब जब हम बोल रहे हैं कि मेरे पास एक कॉपर है जो मान लो 100 डिग्री पे है, मैंने डाल दिया यहाँ पे. बाय द वे, यहाँ पे जो भी टेम्परेचर डलेगा इस चैप्टर में, रेडिएशन के टॉपिक में जहां भी तुम टेम्परेचर डालोगे वो केल्विन में डालना होता है. ठीक है. तो यहाँ पे सेल्सियस में नहीं डालना, केल्विन में मान लो मैंने डाल दिया. तो बी तो एक कांस्टेंट नंबर है, यूनिक वैल्यू है उसकी, जो भी वैल्यू है उसकी. तो मेरे को एक ही वेवलेंथ आ गई, यानी एक कॉपर का ब्लॉक जो मान लो 100 डिग्री पे है उसमें से एक ही वेवलेंथ की वेव निकल रही है. ऐसा लग रहा है इस लॉ को देख के, मगर वो करेक्ट नहीं है. वो इसलिए करेक्ट नहीं है बिकॉज इफ यू रिमेंबर, तुमने केमिस्ट्री में काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस भी पढ़ा होगा, तो तुमने सीखा होगा उसमें कि जब तुम बोलते हो कि Yes, sir. कोई गैस 100 डिग्री सेल्सियस पे, तो उसका मतलब ये नहीं होता कि उसका हर पार्टिकल एक ही हाँ, sir. स्पीड से चल रहा है. वो बेल कर्व होता है. यस सर. टेम्परेचर खुद एक स्टैटिस्टिकल प्रॉपर्टी है. जब तुम बोलते हो कि कॉपर 100 डिग्री पे, तो उसका मतलब नहीं कि उसका हर एटम सेम स्पीड से ऑसिलेट कर रहा है. एक डिस्ट्रीब्यूशन है स्पीड्स का जिसकी एवरेज जो है कॉरेस्पॉन्ड करती है टू व्हाट यू आर कॉलिंग द टेम्परेचर. तो यही कारण है कि क्योंकि ये सारे जो है एक ही फ्रीक्वेंसी पे नहीं ऑसिलेट कर रहे होते हैं या अलग अलग फ्रीक्वेंसी पे ऑसिलेट कर रहे होते हैं, उसमें जो ये बेल कर्व टाइप बनता है उसकी जो पीक जहां आती है, वो जो फ्रीक्वेंसी या वेवलेंथ है वो होती है वहां जो पीछे लॉ में लिखी हुई है, यानी लैम्डा एम जो लिखा हुआ है वो उसके लिए. तो मैं इसको ग्राफ की तरह रिप्रेजेंट करूंगा. दिस इज द मेन ग्राफ यू हैव टू कीप इन माइंड एज फार एज दिस इज कंसर्न. कि क्या होता है कि अगर मैं इसका प्लॉट बनाऊं, तो वो इस टाइप से आएगा. वाई एक्सिस पे हम लोग डाल रहे हैं, बेसिकली ऐसा आएगा. ठीक है. कहने का मतलब ये है कि अगर मैं वाई एक्सिस पे डाल रहा हूं, अगर मैं वाई एक्सिस पे डाल रहा हूं इंटेंसिटी, इंटेंसिटी मतलब ब्राइटनेस, यानी कितनी निकल रही है वो रेडिएशन, और यहां पे मैं डाल रहा हूं वेवलेंथ, तो ये जहां पे पीक आती है इसकी, वो वेवलेंथ को बोला जाता है लैम्डा एम. ठीक है. और जब तुम इस बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा देते हो, यानी अब तुम मान लो कि तुमने इसका टेम्परेचर बढ़ा दिया, तो ये जो ग्राफ है ये मान लो हाई टेम्परेचर है, लो टेम्परेचर का ग्राफ जो है इस टाइप से दिखेगा. यस सर, ये भी किया ताकि नेट एरिया सेम रहे उसकी. और उससे भी लो टेम्परेचर का ग्राफ का पीक और भी उधर रहेगा. ठीक है. तो मान लो कि ये जो है भाई तुम्हारा 100 केल्विन है, और ये वाला जो है तुम्हारा 300 केल्विन है, और ये वाला जो है तुम्हारा 500 केल्विन है. तो बेसिकली इसी एक ग्राफ के अंदर तुम पूरा वाइन्स लॉ इन एक्शन देख सकते हो, क्योंकि वो क्या कह रहा है कि अगर तुम इस बॉडी को गर्म करोगे तो गर्म करने का इफेक्ट ये होगा कि जैसे जैसे गर्म होता जाएगा वैसे वैसे इसका जो पीक वेवलेंथ है, जहाँ पे पीक आ रही है, वो लेफ्ट शिफ्ट होता जाएगा, छोटे वेवलेंथ की तरफ शिफ्ट होता जाएगा. टेम्परेचर बढ़ाने से 100, 300, 500, जो पीक ऑफ द रेडिएशन है
वो लेफ्टवर्ड शिफ्ट होती जाएगी। ये मतलब है इस लॉ का जो पीछे लिखा हुआ है। वो सारी वेवलेंथ नहीं कह सकता है क्योंकि एक बॉडी में से बहुत वेवलेंथ निकलती है, लेकिन ये पीक जहां पे आ रही है वो बता रहा है कि टेम्परेचर से इन्वर्सली रिलेटेड है। टेम्परेचर बढ़ाने से पीक जिस वेवलेंथ पे आ रही है वो छोटी होती जाती है। दैट इज व्हाट द ग्राफ इज आल्सो ट्राइंग टू शो यू। यहाँ तक क्लियर हो गया सबको पहले? यस सर। ठीक है, तो मैं इसको एज अ स्टेटमेंट भी लिख देता हूँ कि सर ये लैम्डा एम को हम लोग बोलते क्या है? व्हाट्स द एग्जैक्ट नेम, फुल नेम? कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है इसके लिए। कभी हम इसको पीक वेवलेंथ बोलते हैं, कभी वेवलेंथ एट मैक्सिमम रेडिएशन बोलते हैं। अच्छा ठीक है सर। पीक वेवलेंथ इसके लिए ठीक रहता है। एवरी मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट emits a range of wavelength. The peak is at lambda equals to lambda m. Increasing the temperature causes lambda m to decrease. ठीक है, which is what Pines is saying. तो ग्राफ जो है हमारा लेफ्ट की तरफ आता जाता है, ऊंचा भी होता जाता है, वो एक अलग फैक्टर है। ठीक है, एक्चुअली क्या होता है देखो, अगर तुम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम देखोगे, अब मैं थोड़ा इसको एक जनरल सेंस में बोलता हूँ, दैट इफ यू लुक एट द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम, तो वो ऐसा दिखता है कि इधर जो है लॉन्गर वेवलेंथ फेज होते हैं, और जैसे हम राइट की तरफ जाते जाते हैं तो वो शॉर्टर एंड शॉर्टर वेवलेंथ्स होते जाते हैं। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम तो कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है, ये तुम्हारा ईएम स्पेक्ट्रम है। और इसमें हमने अलग अलग रीजन्स अपने कन्वीनियंस के लिए मार्क किए हुए हैं। बेसिकली हमने बोला है कि भाई ये जो है इधर का रीजन जो है वो रेडियो वेव्स है, फिर ये माइक्रोवेव्स है, फिर ये इंफ्रारेड है, एक रीजन होगा, फिर ये विजिबल है, फिर ये अल्ट्रा वायलेट है, फिर ये एक्सरे है, फिर ये गामा रे है, फिर ये कॉस्मिक रे है। ये तो हमारे लेवल्स हैं, नेचर में तो ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम है। और ये लेवल्स भी हार्ड लेवल्स नहीं है। अब एक्सरे कहाँ से कहाँ तक होता है वो एक ऐसा है कि रफ आइडिया है कि यहाँ से यहाँ तक। अब एज ऑफ एक्सरे और स्टार्टिंग ऑफ गामा में उसको गामा बोलें कि एक्सरे बोलें, ये डिबेटेबल चीज है, कोई भी कुछ भी बोल सकता है उसको। तो जब कोई बॉडी एमिट करती है, कोई मैक्रोस्कोपिक ऑब्जेक्ट जब एमिशन करता है, तो उसका एमिशन एक रेंज में होता है। तो जैसे अगर मैं अपनी बॉडी की बात, जैसे मैं सन की बात करूँ अगर मान लो, तो सन का जो एमिशन होगा वो अगर मैं इस पे दिखाऊंगा, तो सन जो है बहुत ज्यादा एमिशन करता है और बहुत बड़े रेंज में एमिशन करता है। तो फॉर एग्जांपल ये हो गया ब्लैक बॉडी। नहीं, ब्लैक बॉडी अलग चीज है, वो बाद में आएगा। अभी बस कंपैरिजन है कि ये जो है ग्राफ है, ये एमिशन ऑफ सन है। तो ये बहुत बड़ा ग्राफ भी है, यानी टोटल कंटेंट ऑफ रेडिएशन बहुत ज्यादा है सन से, क्योंकि सन इतना बड़ा बॉडी और इतना पावरफुल बॉडी है। लेकिन मोर इम्पोर्टेंटली उसका रेंज भी काफी वाइड है। सन से विजिबल लाइट भी आती है, सन से अल्ट्रा वायलेट भी आती है, इसलिए हमें सन ग्लासेस लगाने पड़ते हैं और सनस्क्रीन लगाना पड़ता है। थोड़ा बहुत एक्सरे भी आता है और इंफ्रारेड भी आती है, जिससे हमें गर्मी फील होती है। इंफ्रारेड रेडिएशन जब स्किन पे पड़ता है तो हमें गर्मी लगती है। तो सन का एमिशन जो है काफी बड़ा रेंज में है, और सन का टेम्परेचर ऐसा है कि अगर सन टेम्परेचर वाइन्स लॉ में डाला जाए तो जो वेवलेंथ आएगी वो विजिबल में कहीं येलो वेवलेंथ आती होगी। तो सन जो है प्राइमरीली उस वेवलेंथ पे एमिट कर रहा है। अगर इसमें एक ह्यूमन बॉडी रख दिया जाए, मैं अपना खुद का एमिशन इसमें शो करने की कोशिश करूं मान लो, तो दो चीज तुम देखोगे। एक तो तुम ये देखोगे कि मेरा एमिशन का जो साइज है स्पेक्ट्रम का, जो ये बल्ज है वो बहुत छोटा है। एक तो ऑब्वियसली नॉट इवन टू स्केल, अगर सन का ये है तो एक इंसान का इसमें बना ही नहीं सकते, लेकिन मैं बना रहा हूँ फिर भी, कि वो एक छोटा सा होगा। और दूसरा मोर इम्पोर्टेंटली, ठीक है, जो वाइन्स लॉ के पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ये है कि ये जो ग्रीन वाला है उसका जो पीक है
वो इंफ्रारेड में आ रहा है, लॉन्गर वेवलेंथ की तरफ आ रहा है। क्यों? क्योंकि ह्यूमन बॉडी का टेम्परेचर जो है विच इज 37-38 डिग्री सेल्सियस, वो छोटा टेम्परेचर है। तो वाइन्स लॉ में जब उसको डाल रहे हैं तो उससे लंबा वेवलेंथ आ रहा है, यानी इसका पीक जो है इस तरफ आ रहा है, इंफ्रारेड वाले साइड में आ रहा है। सन का टेम्परेचर मेरी बॉडी से थाउजेंड्स ऑफ टाइम ज्यादा है, तो इसीलिए उसके एमिशन का पीक जो है वो छोटे वेवलेंथ की तरफ आ रहा है, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा है। सर मतलब सबसे ज्यादा मतलब वही होगा ना, विजुअल नहीं आएगा ना पीक। हाँ, नहीं वो डिपेंड करता है। अब सन और हम ऐसी रीजन में है जो यहाँ पर है, अब कोई और दूसरा बॉडी होगा जो सन से भी गर्म होगा तो प्राइमरली गामा रे एमिट करेगा। कोई बहुत ठंडा बॉडी बट होगा, है कोई मतलब पॉसिबल तो नहीं है ना अभी के लिए, तो हाँ कोई वो ठीक बॉडी। है, ठंडा तो हो ही सकता है, ठंडी बॉडी तो हो ही सकती है। तुम्हारा जो रूम में टेबल रखा हुआ है वो तो 37 डिग्री सेल्सियस पे भी नहीं होगा, तो यस सर। उसका जो एमिशन होगा प्रॉब्ली वो माइक्रोवेव रीजन में होगा। ओके सर। तो जो लैम्डा सन है वो शॉर्टर देन लैम्डा ह्यूमन है। ये है मेन पॉइंट फ्रॉम द वाइन्स लॉ पॉइंट ऑफ व्यू। ये अलग बात है कि सन का टोटल स्पेक्ट्रम जो है अमाउंट में बहुत ज्यादा है कंपेयर टू ह्यूमन, ये अभी हम डिस्कस नहीं कर रहे हैं। ये हमारा सेकंड लॉ ऑफ रेडिएशन रहेगा जिसे स्टीफन्स लॉ बोलते हैं। क्योंकि जब बॉडी रेडिएट कर रही है तो दो चीजें हैं मेनली ऑफ इंटरेस्ट। एक, टोटल कितना रेडिएट कर रही है, कितने वॉट निकल रहे हैं उसमें से, वो हम बाद में पढ़ेंगे, वो उसे कहते हैं स्टीफन्स लॉ, जो कि इसके साइज से रिलेटेड है, इस पूरा चीज के साइज से रिलेटेड है, राइट। दूसरा जो इंटरेस्टिंग चीज है वो ये है कि ठीक है वो कितना भी रेडिएट कर रहा है, वो पर्टिकुलरली कौन से वेवलेंथ पे रेडिएट कर रहा है, क्या वो विजिबल लाइट रेडिएट कर रहा है या वो इंफ्रारेड रेडिएट कर रहा है या वो रेडियो वेव। वो जो चीज है वो हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं, वो वाइन्स लॉ बताता है। टेम्परेचर ज्यादा होगा तो जितना ज्यादा टेम्परेचर होता जाएगा उतना बॉडी इस तरफ शिफ्ट होता जाएगा, शॉर्टर वेवलेंथ की तरफ, जो इस ग्राफ में एक्चुअली इस तरफ है, क्योंकि ये ग्राफ में छोटी वेवलेंथ इस तरफ है ना, तो इधर तो मैंने उल्टा बना दिया, शॉर्ट वेवलेंथ इस तरफ है। तो जैसे जैसे बॉडी हॉटर होती जाती है तो वो इस तरफ, यानी अगर तुम सोचो टू बेसिकली कनेक्ट द होल थिंग इन वन एग्जांपल, अगर तुम इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक रूम में एक कोई वो रखा है, मेटल प्लेट रखी है, ठीक है, जो इनिशियली मान लो एब्सोल्यूट जीरो पर है, और इसके अलावा और कुछ नहीं है पूरी दुनिया में, और तुम बैठे हो, ठीक है। अब क्योंकि ये एब्सोल्यूट जीरो पर है तो इसमें से कितनी वेवलेंथ की वेव निकल रही होगी? सब बहुत ज्यादा बड़ी, बहुत ज्यादा। इनफाइनाइट वेवलेंथ की वेव, जो बेसिकली वेव नहीं ही है कह सकते हैं। हाँ सर। अगर चीज ऊपर नीचे ही नहीं जा रहा है तो वो वेव है ही नहीं। तो अगर ये 0 केल्विन पर है तो इसमें से कुछ नहीं निकल रहा है, मतलब अगर इसका ईसीजी ग्राफ बनाते तो ऐसा दिखता हो जैसे मर गया है। अब जब तुम इसको और ऑब्वियसली क्योंकि इसमें से कुछ ही नहीं निकल रहा है तो ये डिटेक्टेबल ही नहीं है। तुम कोई भी डिटेक्टर, अब देखो एक चीज ये भी ध्यान रखो जस्ट फॉर योर जनरल अंडरस्टैंडिंग, कि ईएम स्पेक्ट्रम जो है, हम लोग जो है करंटली ईएम वेव्स में पूरा नहाए हुए हैं। वी लिव आवर लाइव्स कंप्लीटली बेस्ड इन सम और द अदर काइंड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। देखो तुम कमरे में बैठे हो, विजिबल लाइट तो आ रही होगी, सनलाइट आ रही होगी विंडो से, लैंप से लाइट आ रही होगी, ये आ रही होगी। फिर लिटरली एवरीथिंग अराउंड यू इज प्रोबेबली दिस कूल, तुम्हारी बॉडी या उससे थोड़ा सा कम कूल चीजें हैं तुम्हारे आसपास, दीवार, टेबल, फ्लोर, so they are also emitting microwave, infrared, you are emitting infrared। रेडियो ब्रॉडकास्ट कर रहे हैं एंटीना से, अगर तुम अभी रेडियो ऑन करोगे तो कुछ गाना सुन लोगे तो रूम में रेडियो वेव्स भी भरा होगा। माइक्रोवेव पे टीवी और मोबाइल कम्युनिकेशन होता है, तुम फोन पे डेटा आ रहा है, तुम ये वीडियो देख रहे हो, तो ये भी, तो पूरा रूम जो है जिसमें तुम बैठे हो वो भरा हुआ है रेडिएशन से, एटलीस्ट अप टिल अल्ट्रा वायलेट। प्रॉब्ली एक्सरे नहीं होगा, वैसे सन से थोड़ा एक्सरे आता है लेकिन वो शील्ड हो जाता है दीवार वीवार से। टाइनी ट्रेस अमाउंट्स ऑफ एक्सरे भी होगा प्रॉब्ली रूम में, कॉस्मिक रेडिएशन आती रहती है बहुत टाइनी अमाउंट्स में, तो वो भी होगी। लेकिन ये पूरा जो साइड है ये हम इसमें नहा रहे होते हैं पूरी लाइफ में अपने। बाहर निकलोगे सन में तो पूरा ये हो जाएगा भयानक अमाउंट में, ये हो जाएगा, गर्मी लगेगा तो। और इन सबको डिटेक्ट करने के हमारे मैकेनिज्म्स अलग अलग हैं। तो कुछ हद तक तो हमारे पास डिटेक्शन मैकेनिज्म है। विजिबल लाइट का सेंसर हमारी बॉडी पे लगा है, आंखें। इंफ्रारेड का सेंसर हमारी बॉडी पे लगा है, स्किन। जो जब तुम्हें सन में गर्मी लगती है तो वो इंफ्रारेड, तुम्हारी स्किन इज अ सेंसर फॉर इंफ्रारेड। तुम आंखों से तो नहीं देख सकते हो इंफ्रारेड को, लेकिन स्किन से देख सकते हो, वन कुड से देख रहे हैं। रेजोल्यूशन बहुत कम है। तुम्हारे बाजू में अगर कोई आके खड़ा हो जाए इंसान और पूरा अंधेरा कमरा है
और कोई आवाज नहीं करे, वो सांस वास भी नहीं ले, उसकी बॉडी की हीट से तुम्हें डायरेक्शनैलिटी पता चलेगी। तो एक सेंस में इट्स अ सेंसर एंड यू कैन काइंड ऑफ सी देम। आई एम यूजिंग द वर्ड सी लूजली, बट इट्स लाइक अ सेंसर, इट्स नॉट लाइक आईज बट इट्स अ सेंसर। विजिबल लाइट का सेंसर तो बहुत एक्यूरेट है और बहुत हाईली डेवलप्ड है। बाकी अल्ट्रावायलेट का भी सेंसर है एक तरीके से। अगर तुम अपना सेंसर का डेफिनेशन को थोड़ा सा और ब्रॉडली इंटरप्रेट करो, तो अगर तुम हर दिन अल्ट्रावायलेट लाइट तुम्हारा स्किन पे गिरता है तो 30 साल में तुम्हें स्किन कैंसर होने के चांसेस है। आई मीन यू कुड कॉल दैट अ काइंड ऑफ अ really bad sensor, but it is a sensor nevertheless. There is something, it is detecting the radiation and responding to it, right? तो इंफ्रारेड, विजिबल और अल्ट्रावायलेट को तो हम काइंड ऑफ सेंस कर सकते हैं। एक्सरे गामा को भी हम सेंस कर सकते हैं क्योंकि डेंजरस हो जाते हैं। अगर ये हाई अमाउंट में बॉडी पे गिरते हैं तो वहाँ पे जला देते हैं। तो एक्सरे पे एक्सपोजर से ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम टिश्यू डैमेज हो जाता है। गामा से भी हो जाता है। गामा जो है डबल एज स्वॉर्ड है। गामा से कैंसर भी होता है और कैंसर ट्रीट भी होता है बिकॉज इट्स सो पेनिट्रेटिंग, इट इज एबल टू बर्न कैंसर टिश्यू ऑल्सो, बट अगर नॉर्मल टिश्यू पे गिरता है तो उसको कैंसरस भी कर देता है। तो बेसिकली ये अलग अलग रेडिएशन का हमारी बॉडी पे अलग अलग इफेक्ट होता है। माइक्रोवेव, रेडियो वेव का हमारी बॉडी पे कोई सेंसर नहीं है। देयर इज नो वे यू कैन परसीव दैट यू आर सिटिंग इन माइक्रोवेव। तो इसलिए हमारी बॉडी को हमें ऑगमेंट करना पड़ता है। हमें ऑक्सिलरी डिवाइसेस कि रेडियो, अगर तुम रेडियो को बोलो तुम्हारे हाथ में रेडियो है तो तुमने अपनी बॉडी को ऑगमेंट कर लिया है। तुम्हारे पास एक और सेंसर आ गया जो अब ये भी डिटेक्ट कर सकता है, या ये भी डिटेक्ट, फोन तुम्हारा जो है एक ऑक्सिलरी सेंसर है जिससे तुमने अपनी बॉडी को ऑगमेंट कर लिया है। इंफ्रारेड को भी तुम एक तरीके से ऑगमेंट कर सकते हो। स्किन से तो तुम डिटेक्ट कर ही रहे हो कि गर्मी लग रही है, लेकिन तुम थर्मल गॉगल्स भी लगा सकते हो। थर्मल गॉगल्स पता है तुम लोगों को, वो जो ये लोग पहनते हैं, सोल्जर्स पहनते हैं जब अंधेरे में उनको जाना होता है। तो दूसरे जो टेररिस्ट होते हैं, जो भी होते हैं, वो उधर घुसे होते हैं कमरे में, तो बाहर से ही दीवार के थ्रू इंफ्रारेड दीवार से निकल आती है। विजिबल ब्लॉक हो जाती है, तुम आंखों से नहीं देख पा रहे हो, इंफ्रारेड वॉल में से निकल आती है। अब इंफ्रारेड को हम देख तो सकते नहीं आंखों से, लेकिन थर्मल गॉगल लगा के देख सकते हैं। अब उसकी रेजोल्यूशन इतनी अच्छी नहीं होती, तो इंसान पूरा शेप में नहीं दिखता है, लेकिन लंप ऑफ ऑरेंज टाइप दिखता है, तो पता चल जाता है कि वहाँ पे लोग हैं। हाँ So when सर, you're- एक क्वेश्चन था हाँ। सर। आपने बोला कि माइक्रोवेव्स को लाइक यू कांट डिटेक्ट एज अ ह्यूमन, राइट? हाँ। लाइक विदाउट एनी सो, लेकिन जो लाइक माइक्रोवेव ओवन्स होते हैं सर, वो तो मतलब माइक्रोवेव्स डाल के हीट ही तो करते हैं ना, तो हम लोग भी ऐसे हीट को परसीव करके बता सकते हैं ना? हाँ, हीट को तुम परसीव कर सकते हो। क्योंकि माइक्रोवेव बेसिकली क्या करता है कि जो वाटर होता है उसको हीट कर देता है। हमारी स्किन के अंदर, बॉडी के अंदर बहुत वाटर है, तो अगर तुम हाथ डाल दोगे माइक्रोवेव में, तुम्हारा हाथ जल जाएगा, बुरी तरीके से बर्न हो जाएगा। तो एक तरीके से यू कुड से, हाँ, बहुत हाई अमाउंट में अगर माइक्रोवेव है तो अपना बॉडी के हीट जनरेशन से मैं उसको डिटेक्ट कर सकता हूँ। यू कुड से दैट। आई मेंट लाइक इन मोर डायरेक्ट वे, जैसे आंखों से विजिबल लाइट देख पा रहे हो वैसे, विदाउट बीइंग टू अफेक्टेड। अच्छा, द पॉइंट इज कि तुम्हारे पास अलग अलग टाइप के सेंसर हो सकते हैं। तो अब तुम्हारा जो प्लेट है वो इनिशियली 0 केल्विन पर था, तो कुछ नहीं निकल रहा है उसमें से। तो अभी तुम अंधेरे कमरे में खड़े हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं लग रहा है कुछ है यहाँ पर, कुछ भी तुम नहीं कर सकते हो ये बताने के लिए, शॉर्ट ऑफ physically walking and running into the plate so that you hit your foot on it. Other than that, you have no way of detecting the presence of that plate. अब मान लो कि हम इसमें एक करंट पास करते हैं, अभी इसको हीट करेंगे हम धीरे धीरे, तो ऐसा तो हीट नहीं कर सकते कि नीचे आग लगा दें, क्योंकि उसकी रोशनी में ही दिख जाएगा। तो मैं इसमें से करंट पास करूंगा जिससे धीरे धीरे गर्म होगा। तो अब जैसे जैसे ये गर्म होने लगेगा, अब मान लो गर्म होते होते ये 100 केल्विन पे आ गया, तो अब इसमें से कुछ वेव निकल रही होगी, तो ये बेसिकली इधर स्लाइड कर रहा है, समझ रहे हो? यहाँ से था, इन्फिनिटी पे था, जैसे जैसे गर्म होने लगेगा तो इधर आ जाएगा। तो एक पॉइंट पे हो सकता है इसका टेम्परेचर इतना हो जाए कि अब ये रेडियो वेव्स एमिट कर रहा हो। तो अब पहली बार तुम इसको डिटेक्ट कर सकते हो, प्रोवाइडेड तुम्हारे पास एक रेडियो है। तो तुम अगर रेडियो ऑन करोगे, इससे पहले तक अगर तुम रेडियो ऑन भी करते ना, ये मैं क्या कह रहा हूँ, तुम ऐसी दुनिया में हो जिसमें तुम्हारे और इस प्लेट के अलावा कोई चीज नहीं है, राइट? लिटरली कोई चीज नहीं है, ना कोई और पार्टिकल है, ना गैस है, ना कुछ है, ना कुछ है। तो अगर तुम इस रीजन में, जब तक ये होता, तुम रेडियो भी ऑन कर लेते तो तुम्हें कुछ सुनाई नहीं देता उस पर, रेडियो कुछ डिटेक्ट नहीं करता। जब ये गर्म होते होते इस टेम्परेचर पे आ जाएगा, स्लाइड करता हुआ कि रेडियो वेव्स एमिट करने लगेगा, तब तुम्हें पहली बार खर खर करके सुनाई देगा। तो तुम इसका ब्रॉडकास्ट सुन रहे हो। ऑब्वियसली वो कोई सुनने लायक ब्रॉडकास्ट नहीं होगा, लेकिन नॉइज तो आएगा, तो तुम्हें पता चलेगा हाँ तुम्हारे अलावा भी दुनिया में कुछ है। रेडियो की डायरेक्शनैलिटी इतनी अच्छी नहीं होती कि तुम डिटेक्ट कर लो कि किधर से है, लेकिन प्रॉब्ली थोड़ा बहुत मूव अराउंड करके तुम इसको ट्रायंगुलेट तो कर ही लोगे कि दूर जाते हैं तो कम हो जाता है, तो मे बी यू वुड समहाउ डिटेक्ट ये है। और गर्म होगा तो अब ये माइक्रोवेव एमिट करने लगेगा।
अब अगर तुम्हारे पास कोई माइक्रोवेव डिटेक्टर है, या फोन भी एक तरीके से माइक्रोवेव को डिटेक्ट करता है, लेकिन वैसे डायरेक्टली नहीं करता है सॉफ्टवेयर, तो तुम अब ये माइक्रोवेव छोड़ने लगेगा। फिर और जब गर्म होगा तो अब ये इंफ्रारेड छोड़ेगा, जिसका डिटेक्टर तुम्हारी स्किन है। अब तुम्हें एक तरफ से गर्मी आने लगेगा बॉडी पर, तो अब तुम्हें पता चलेगा कि हाँ इस साइड में प्लेट रखा है। दिस इज द फर्स्ट टाइम योर ओन बॉडी बिकम्स अ डिटेक्टर, बिकॉज इट हैज नाउ बिकम हॉट इनफ टू मूव इनटू द रीजन वेयर योर ओन बॉडी कैन बी अ सेंसर। तो अब तुम्हें गर्मी आने लगेगा एक तरफ से, फिर और गर्म करोगे, अब पहली बार ये दिखेगा। अब ये उस रीजन में आ गया जहाँ पे ये आंखें तुम्हारा ऑपरेशनल हो सकते हैं। तो पहले जब ये आएगा उस रीजन में, तो हल्का सा रेड ग्लो करता हुआ आएगा। आउट ऑफ ब्लैक इट विल बिकम अ लिटिल रेड, क्योंकि विजिबल स्पेक्ट्रम जो है रेड टू वायलेट जाता है। तो इसमें स्लाइड करते करते जब ये रेड में आ जाएगा तो इतना गर्म हो जाएगा कि अब ये रेड लाइट एमिट करेगा फेंटली, तो तुम्हें दिखेगा अच्छा उधर प्लेट रखा हुआ है। पहली बार तुम अब इसको आंखों से देख पा रहे होगे, राइट। और फिर और गर्म करते रहोगे तो फिर ये रेड से ऑरेंज हो जाएगा, येलो हो जाएगा। वो तो तुम्हें पता ही है कि चीजें गर्म होती हैं तो ब्लू की तरफ जाती हैं। तो ये होते होते एक पॉइंट पे इतना गर्म, अगर मेल्ट नहीं कर गया, प्रोवाइडेड, अब ये मान लो ऑब्वियसली मेटल्स जनरली मेल्ट कर जाते हैं एट सम पॉइंट, दे हैव सम मेल्टिंग पॉइंट विद इन दिस रीजन, बट अज्यूमिंग ये इंडिस्ट्रक्टेबल प्लेट है, इसका मेटल मेल्ट नहीं करता है, तो ये धीरे धीरे फिर वायलेट तक भी आ जाएगा। इतना गर्म हो जाएगा कि वायलेट भी एमिट करने लगेगा। फिर उसके बाद और गर्म करोगे तो फिर अल्ट्रा वायलेट भी एमिट करने लगेगा, फिर एक्सरे भी एमिट करने लगेगा। अब मोस्टली क्या होता है कि एक्सरे एमिट कराने के लिए हीटिंग करके नहीं करा सकते हैं। हम आगे पढ़ेंगे मॉडर्न फिजिक्स में एक्सरे कैसे बनाते हैं। जनरली हीटिंग विल नॉट डू द जॉब। फर्स्ट ऑफ ऑल, नो मेटल विल सर्वाइव हीटिंग, डायरेक्ट हीटिंग रिक्वायर्ड टू टेक इट टू दिस साइड। वो पहले ही मेल्ट करके इवेपोरेट हो जाएगा, तो दूसरे तरीके से करना पड़ता है उसको। लेकिन इन प्रिंसिपल अगर वो मेल्ट कभी नहीं करता तो यू कुड इवेंचुअली रीच इट, मेक इट emit X-ray, gamma ray and cosmic. So that's the whole idea. As it becomes hotter, it slides from longer wavelength regions to shorter and shorter wavelength regions. Plus also additionally, its total amount of radiation becomes bigger. ये जो बल्ज है ये इधर से इधर स्लाइड करता हुआ आता है और साइज में बड़ा होता जाता है। साइज की बात अभी नहीं हो रही है, मेनली बात हो रही है कि इसकी जो पीक है, ये जो इसकी पीक है ये स्लाइड करती है टू द राइट एज द टेम्परेचर इंक्रीजेस, जो यहाँ पे इस तरीके से दिखाया हुआ है लेफ्ट। ठीक है, आई होप सबको समझ गया होगा लॉजिक इसका। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सर कभी कभी सर सपोज रिमोट में वो इंफ्रारेड रेस से मतलब वो ऑपरेट होता है, तो सर सर तो कभी कैमरा में मैंने ट्राई किया था तो उसमें सर दिख रहा है, बट विजिबल मतलब अपनी आंखों से नहीं दिखे। सर वो रीजन क्यों है, कैमरा में दिख रहा है और हमें क्यों मतलब? उसका रीजन ये होता है कि बेसिकली कैमरा की सेंसिंग जो बैंडविड्थ है वो अलग रेंज में रखी होती है उन्होंने। अब ये तो डिपेंड करता है कैमरा मेकर टू कैमरा मेकर, प्लस आल्सो सॉफ्टवेयर आल्सो, दे आल्सो पुट द सेंसर। उसका सेंसर होता है बेसिकली कैमरा के अंदर, तो वो सेंसर जो है वो इंफ्रारेड में भी थोड़ा बहुत यूज कर रहा है इंफॉर्मेशन, क्योंकि बहुत सारी इंफॉर्मेशन इंफ्रारेड में भी होती है एंड समटाइम्स इट कैन बी यूज्ड टू मेक इट मोर क्लियर। बहुत सारी चीजें ऐसी हैं, डिपेंड करता है कि हम क्या चीज कैसे करना चाह रहे हैं, किस तरीके से देखना चाह रहे हैं या दिखाना चाह रहे हैं, कौन सी डिटेल देखना चाह रहे हैं। इसमें और बहुत सारी डिटेल है कि अलग अलग वेवलेंथ पे अलग अलग लेवल की डिटेल दिखती है, इसलिए जब हमें ज्यादा शार्प डिटेल देखनी होती है तो हमें शॉर्टर वेवलेंथ यूज करनी होती है। और वैसे वैसे तो पॉसिबल है कि कैमरा का सेंसर जो है तो हमारी आंखों के रेंज से स्लाइटली ऑफसेट हो, स्लाइटली डिफरेंट हो, कि थोड़ा सा आउटसाइड द विजिबल भी ले पाता हो, देख पाता हो। दैट इज पॉसिबल। सर और जो एयरपोर्ट पे सेंसर्स रहते हैं वो मेटल डिटेक्टर, सर वो भी यही प्रिंसिपल से काम करते हैं, मतलब हीट मतलब? हाँ, हीट से नहीं, वो बेसिकली दूसरी चीज पे काम करते हैं। वो मेटल से रिफ्लेक्ट कराता है उसको, तो मेटल से रिफ्लेक्ट करता है वो टू एन अमाउंट, और वो वापस आती है, वो एक पर्टिकुलर वेवलेंथ पे ऑपरेट कर रही होती है जो मेटल जिसको स्ट्रांगली रिफ्लेक्ट करता है। तो वो जब रिफ्लेक्ट करके वापस वेव आती है तो उसी को डिटेक्ट करता है, अपने खुद की रिफ्लेक्टेड वेव को, और उसके बेसिस पे जज करता है कि इतना डिस्टेंस पे मेटल रहा होगा। तो वो उस टाइप का मैकेनिज्म है जैसे कि जिस टाइप का मैकेनिज्म रेडार और सोनार में यूज होता है, या जो वेल्स या शार्क्स यूज करते हैं। शार्क्स तो नहीं, वेल्स यूज करते हैं, डॉल्फिन्स यूज करते हैं। बेसिकली दे प्रोड्यूस अल्ट्रासोनिक, they are producing sound, but this is light, but the principle is the same. It's a wave and it goes and reflects off a certain type of body which can reflect it very well, and then when it comes back you detect it, and then you know that certain a body of that material is at this distance from you. तो वही टाइप का लॉजिक बैट्स भी यूज करते हैं, echolocation कहते हैं। अच्छा, तो मेनली इसका तुम्हें लॉजिक समझ में आ गया होगा। अब आगे मैं ये बोलता हूँ कि इस ग्राफ में से हमें किस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं, क्योंकि इस पे बेसिकली वाइन्स लॉ जो खुद है लैम्डा टी इज अ कांस्टेंट, उस पे न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कम आते हैं, क्योंकि तुम समझ ही सकते हो क्या ही पूछेंगे उसमें, इतना छोटा सा वो फैक्टर है।
उसको जनरली किसी ना किसी चीज के साथ मर्ज कर देते हैं, लेकिन जो उस पर स्पेसिफिक क्वेश्चन आते हैं वो इस ग्राफ के इंटरप्रिटेशन पे आते हैं। तो वो मैं बताता हूँ कि क्या है। सर एक डाउट था। हाँ बोलो। सो लैम्बडा पर्टिकुलर वेवलेंथ के लिए कि जो ऑल इंक्लूसिव मतलब 100 to 500 केल्विन है वो? हाँ नहीं, ये इसका लैम्डा एम है, इसका लैम्डा एम यहाँ पर है। हाँ, सो डिफरेंट होगा ना? हाँ डिफरेंट है, सबका अपना अपना पीक है। 100 पे जब ये बॉडी होती है तो ये इसका एमिशन होता है, और ये काफी वाइड रेंज पे ये कर रही होती है। ठीक है, तो अब जो है पहले तो इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन कैसे करना होता है। तो देखो, इस ग्राफ का इंटरप्रिटेशन ये होती है कि ये जो ग्राफ है इसको हम डायरेक्टली वैसे नहीं इंटरप्रेट करते हैं कि बस डायरेक्टली रीड कर लो ग्राफ की तरह। जैसे अगर ये ऐसे है और ऐसे है, तो यहाँ पे मैं वेवलेंथ डाल रहा हूँ और यहाँ पे मैं वो इंटेंसिटी डाल रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे इंटेंसिटी भी नहीं होती टेक्निकली, व्हाट इज कॉल्ड स्पेक्ट्रल इंटेंसिटी, बट बेसिकली एनर्जी है। ठीक है, एनर्जी है एक टाइप का, कितना एनर्जी उस वेवलेंथ पे निकल रहा है। अब तुम ये ग्राफ बना लो। ठीक है, कोई सा भी एक टेम्परेचर का बना रहा हूँ मैं, सारे नहीं बना रहा हूँ, मान लो 300 वाला बना लिया हमने, कोई साइड बना लिया। अब इस ग्राफ को कैसे रीड करना है? तो इस ग्राफ को रीड करने का जो लॉजिक है वो ये होता है कि इस ग्राफ में तुम किसी वेवलेंथ पे एक वर्टिकल लाइन डालते हो और उससे थोड़ा आगे एक वर्टिकल लाइन डालते हो। ठीक है, तो ये लाइन है लैम्डा पे और ये लाइन है लैम्डा प्लस डी लैम्डा पे। तो इस लाइन का जो विड्थ है वो इनफाइनाइटेसिमल इन लैम्डा है, डी लैम्डा। और इसका जो शेडेड एरिया है वो हमें इंफॉर्मेशन देता है। मतलब ये जो टाइप का ग्राफ होता है इसको ऐसे नहीं रीड करते हैं कि तुम बोलो कि इस लैम्डा पे इतनी एनर्जी निकल रही है। देखो, नॉर्मल जो ग्राफ होता है कंटिन्यूअस फंक्शन टाइप, कोई बोले कि भाई एक्स और वाई के बीच में मैंने ग्राफ बनाया, तो उसको पढ़ने का तरीका क्या होता है कि तुम बोलते हो कि इस एक्स पे ये वाई है। ये तो होता है लॉजिक उसका। लेकिन ये जो ग्राफ है ये ग्राफ नहीं है। दिस काइंड ऑफ अ ग्राफ इज कॉल्ड अ डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे तुमने एक डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा होगा काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस जब पढ़ रहे होगे, मैक्सवेल बोल्ट्जमैन डिस्ट्रीब्यूशन। यस वो भी एक डिस्ट्रीब्यूशन होता है और ये भी एक डिस्ट्रीब्यूशन है, और इसको दोनों को रीड करने का तरीका सिमिलर होता है क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन को ही ऐसे रीड करते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? डिस्ट्रीब्यूशन रेगुलर ग्राफ से इसलिए डिफरेंट होती है क्योंकि रेगुलर ग्राफ जो है, देखो जब मुझे कोई ऐसा प्लॉट बनाना होता है जिसमें कि एक सेकंड, जिसमें कि मैं एक्स एक्सिस पे मान लो कोई प्रॉपर्टी डाल रहा हूँ जो रियल नंबर से रिप्रेजेंट होती है। ठीक है, मान लो कि मैं डाल रहा हूँ लोगों की हाइट, तुम सारे लोगों की हाइट जो है हम डालेंगे यहाँ पे, और रियल नंबर से रिप्रेजेंट होगा, कुछ भी हो सकता है 37 मतलब वॉटेवर 179.7757 जितना भी। और यहाँ पे हम डालेंगे नंबर। नंबर मतलब कितने लोगों की वो हाइट है। तो अगर मान लो 5 फुट 5 इंच के 10 लोग हैं तो 10 यहाँ पे बना देंगे, 10 ऐसे करके। तो ऐसा कोई भी ग्राफ जिसमें वाई एक्सिस पे नंबर होता है और एक्स एक्सिस पे प्रॉपर्टी होती है उसको बोलते हैं। अब उसको अगर वो डिस्क्रीट होता है, जैसे लोग हैं तो डिस्क्रीट होता है तो तुम्हें बार बनाने पड़ेंगे, ऐसे बार ग्राफ, जिसको हिस्टोग्राम बोलते हैं। लेकिन जब वो बड़ा सेट हो जाता है तो सारों को कनेक्ट करके ऐसे कंटिन्यूअसली बनाए थे तो उसको डिस्ट्रीब्यूशन बोलते हैं। तो डिस्ट्रीब्यूशन जो होता है उसके साथ प्रॉब्लम ये होती है कि कंपेयर टू अ रेगुलर ग्राफ लाइक दिस, डिस्ट्रीब्यूशन जो है वो मैप कर रहा है एक स्मूथ सेट को। हाइट जो है एक स्मूथ सेट है, क्यों? क्योंकि रियल नंबर से रिप्रेजेंट हो रही है और रियल नंबर्स एक स्मूथ सेट है। स्मूथ का मतलब यहाँ पे होता है कि जब तुम इसको कोई भी दो रियल नंबर पकड़ो तो उनके बीच में तुम्हें हमेशा रियल नंबर ही मिलेंगे। अगर तुम मान लो दो नंबर बाजू बाजू पकड़ के उसको पिंच एंड जूम करते हो इस लाइन को, तो उसके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर निकल आएंगे। फिर उनमें जो तुम्हें बाजू बाजू में दिख रहे होंगे, बिल्कुल तुम्हें लगेगा अब ये तो बिल्कुल बाजू में, इनके बीच में कोई रियल नंबर नहीं हो सकते, उनको पकड़ के पिंच एंड जूम करोगे तो फिर उनके बीच में इनफाइनाइट रियल नंबर निकल आएंगे। तो रियल लाइन जो है इस सेंस में हम बोलते हैं कि एक स्मूथ सेट है। स्मूथ सेट मतलब नो मैटर हाउ मेनी टाइम्स यू पिंच एंड जूम यू विल ऑलवेज रिवील मोर रियल नंबर्स देयर। ऐसा कभी नहीं आएगा कि तुम पिंच एंड जूम करो और बीच में एक खाली जगह आ जाए जहां पे कोई रियल नंबर नहीं। तो रियल नंबर जो है एक स्मूथ सेट है। कंट्रास्ट करो इसको विद अनदर एग्जांपल व्हिच इज द सेट ऑफ इंटीजर्स, दैट इज नॉट अ स्मूथ सेट।
बिकॉज दो इंटीजर्स के बीच में इंटीजर नहीं होते, राइट? तो इट्स अ डिसकंटिन्यूअस सेट, जबकि रियल नंबर्स इज अ स्मूथ सेट। अब तुम एक स्मूथ सेट ले रहे हो रियल नंबर्स का और उसको मैप कर रहे हो टू अ नंबर ऑफ पीपल। अब क्लास में कितने भी लोग हो, मान लो 1 मोल लोग भी हैं क्लास में, तो 1 मोल बड़ा नंबर है लेकिन इनफाइनाइट से तो बहुत ही छोटा है। या तो यानी एक्स एक्सिस पे तो इनफाइनाइट रियल नंबर है, लेकिन यहाँ पे तो तुम एक फिक्स्ड नंबर ऑफ लोग ही डालने वाले हो। कहने का मतलब यह है कि जब तुम इस पे से कोई रियल नंबर उठाओगे हाइट का 179.79796667, तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोबेबली कोई भी इंसान नहीं आएगा। ये बात समझ रहे हो तुम? यस सर। तो इस केस में क्या होता है कि ये प्रॉब्लम हो जाती है कि हम ये इसको इस तरीके से रीड नहीं कर सकते। आई कांट आस्क क्वेश्चंस लाइक हाउ मेनी पीपल हैव द हाइट ऑफ 170.5345। देखो क्योंकि वो रियल नंबर है तो आई कैन कीप राइटिंग डिजिट्स, लेकिन जितने मैं डिजिट्स लिखता जाऊंगा उतना लेस लाइकली होता जाएगा कि किसी की वो हाइट होगी। तो इसीलिए प्रॉब्लम ये हो जाती है कि जब तुम एक डिस्क्रीट सेट, डिस्क्रीट मतलब जो नॉन कंटिन्यूअस है, जैसे नंबर ऑफ पीपल इज अ डिस्क्रीट सेट, कितने भी लोग हों काउंटेबल सेट है ना वो, इट्स नॉट अ ट्रूली कंटिन्यूअस सेट। When you're trying to map a discrete set like the number of people to a continuous set like real numbers, you always run into this problem that that kind of a graph cannot be read in this manner. क्योंकि if you pick a particular value and ask how many, you will probably get none. So you have to have a range. You have to say how many between 170.5345 blah 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 and 170.6347 blah blah blah. अब probable है कि इसके और इसके बीच में कोई तो लोग आते होंगे, मे बी 2 लोग आते होंगे. So that's the issue with distributions where you have a continuous set like a real numbers and you're mapping it to something. You can't read it in that manner. You can't read it like a regular function कि इस x पे ये y है. इसी तरह तुम इसको वाइन्स लॉ के ग्राफ को ऐसे नहीं पढ़ सकते हो कि इस वेवलेंथ पे कितनी एनर्जी निकल रही है. इसको इंटरप्रेट करने का तरीका ये होता है कि मैं बता देता हूँ यहाँ पर. The shaded area the power radiated by the body between lambda and lambda plus d lambda. ठीक है, समझे? तो अब इस बेसिस पे तुमसे जो है वो लोग कॉन्सेप्चुअल टाइप क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि तुम्हें 2 ग्राफ दे देंगे और बोलेंगे कि एक ग्राफ दे देंगे और उसमें 2 जगह के 2 अलग अलग साइड के एरिया को शेड कर देंगे और बोलेंगे कि बताओ इनमें से किस पे ज़्यादा एनर्जी निकल रही है, कौन सी वेवलेंथ्स पे ज़्यादा पावर रेडिएट हो रही है. एरियाज के बीच में कोई रिलेशन दे देंगे या सेम एरिया दे देंगे और बोलेंगे कि बताओ कौन से पे ज़्यादा एनर्जी रिलीज हो रही है. तो तुम्हें बेसिकली एरिया को इंटरप्रेट करना है एज द एनर्जी बीइंग रिलीज्ड. यानी इसी ग्राफ में अगर मैं मान लो ये कर देता कि एक एरिया में बनाता यहाँ पे, तो बिकॉज इट्स मच टॉलर इट कैन बी मच नैरोअर एंड स्टिल हैव द सेम एरिया एज दिस. समझ रहे हो? जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक वाइडर रेंज ऑफ वेवलेंथ्स पे जो एनर्जी एमिट हो रही है टोटल, which is the area here, can be the same total energy as the energy emitted in a much narrow range of wavelengths when you look at this area. समझ रहे हो क्या कह रहा हूँ? यानी अगर ये एरिया 1 है, ये एरिया 2 है, तो हम ये कह रहे हैं कि if area 1 is equal in area to area 2, then total power emitted, total power radiated are equal there. तो कहने का मतलब ये हो गया कि when you go towards longer wavelengths, तो तुम काफी बड़ी रेंज में जो है उतनी ही एनर्जी रेडिएट कर रहे होते हो जितना तुम काफी छोटी वेवलेंथ रेंज में कर रहे होते हो when you are near the middle of the graph. समझ गए? ये कॉन्सेप्ट सबको समझा?
राइट। तो इस पे तुमसे वो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस पूछ सकते हैं कि भाई बता दो, दो एरिया बना देंगे और बोलेंगे अच्छा ये देखो दो एरिया है इक्वल है, तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टोटल एनर्जी, या ये एरिया इसका 4 टाइम्स है तो व्हाट कैन बी सेड अबाउट द टोटल एनर्जी। या हाइट्स के बारे में दे देंगे कि यहाँ का हाइट इसका हाइट का डबल है, तो यहाँ पे जो रेंज ऑफ वेवलेंथ है वो प्रोबेबली इसका डबल होना चाहिए, क्योंकि रेक्टेंगल का ही एरिया है, हाइट इनटू बेस है रफली स्पीकिंग। तो अगर यहाँ पे ग्राफ का हाइट यहाँ पे हाइट का डबल है, और वो तुम्हें कैसे बता देंगे, वो तुम्हें ऐसे बता सकते हैं कि भाई बोलेंगे ये जो है ये कुछ इतने वॉट है, 100 वॉट है, ये 200 वॉट है। तो यहाँ पे जो है अगर वो 100 से मान लो यहाँ पे 300 से 400 के बीच में रेडिएट कर रहा है वो, यानी रेंज इसकी 100 नैनोमीटर है, तो यहाँ पे जो रेंज है वो डबल होनी चाहिए, यानी यहाँ पे 600 है तो 800 होगा। बेसिकली सिंस यू हैव टू इक्वेट द एरिया ऑफ द स्ट्रिप्स एंड द एरिया सिंपली हाइट इनटू बेस, वेयर देयर इज ट्वाइस द हाइट देयर मस्ट बी हाफ द विड्थ। मतलब ये लॉजिक सिंपल है कि भाई एरिया एरिया है, उसके बेसिस पे तुम्हें क्वेश्चंस अलग अलग तरीके से दिए जा सकते हैं। तो वाइन्स लॉ में अगर जो कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन होगा ग्राफ बेस्ड, वो यही होगा कि ये मीनिंग तुम्हें पता होना चाहिए कि जो शेडेड एरिया है वो रिप्रेजेंट कर रहा होता है पावर रेडिएटेड बाय द बॉडी बिटवीन दैट वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ। ठीक है, क्लियर हो गया? सर आई हैव अ डाउट। हाँ सर ये एमिशन होता है रेडिएशन का, इज इट डिपेंडेंट ऑन नेचर ऑफ मटेरियल? it is also dependent on the nature of material, what wavelength it emits। this part जो अभी हम पढ़ रहे हैं ना वाइन्स लॉ, कि कौन सा वेवलेंथ पे एमिट करेगा, ये ग्राफ कैसा बनेगा, इस ग्राफ का टॉलनेस मटेरियल पे डिपेंड करता है। कि मतलब सेम बॉडीज हैं, दो साइज के, दो स्फीयर हैं सेम रेडियस के, सेम टेम्परेचर पर भी हैं, दोनों का सेम रेडियस है, और दोनों का सेम टेम्परेचर है। लेकिन अगर मान लो कि भाई ये जो है आयन का बना हुआ है और ये मान लो वुड का बना है, तो ये टोटली पॉसिबल है कि इनमें से जो टोटल अमाउंट ऑफ रेडिएशन निकलती होगी वो डिफरेंट होगी। उसमें ये मटेरियल नेचर पे डिपेंड करता है। Won't the frequency be the same? Yes, total amount of radiation depends on material, ये हम पढ़ेंगे अभी आगे exactly कैसे। But what will be the same, and that is what Wien's law is, but lambda m for both is same. Why? Because T is same. वाइन्स लॉ में कहीं मटेरियल की बात तो हो नहीं रही है, वो तो सिंपली कह रहा है कोई भी बॉडी ले लो, अगर वो T टेम्परेचर पर है तो वो लैम्डा m रेडिएशन फेंकता होगा। तो वाइन्स लॉ जो है जनरलाइजेबल है अक्रॉस मटेरियल टाइप्स। तुम चाहे लोहे का गोला ले लो, चाहे लकड़ी का गोला ले लो, चाहे चीनी का गोला ले लो, as long as they are all at the same temperature they will all be emitting the same peak wavelength। अगर लोहा इतना गर्म कर दिया है कि लाल लाइट निकल रही है, तो उसी टेम्परेचर पे लकड़ी भी जो है लाल लाइट फेंक रहा होगा। ठीक है, उसी पे सारी चीजें लाल लाइट फेंक रही होंगी। मटेरियल सेम टेम्परेचर के साथ रिस्पॉन्ड डिफरेंटली करते हैं, उनकी स्टेट चेंज हो सकती है, वो चीज अलग है, लेकिन प्राइमरीली जो रेडिएशन निकलेगी वो सेम निकलेगी। क्वांटिटी अलग अलग होगी, वो मटेरियल पे डिपेंड करता है, विच इज समथिंग वील स्टडी लेटर। ठीक है, तो आई होप वाइन्स लॉ का लॉजिक सबको समझ में आ गया होगा पूरा। ऑलराइट, वाइन्स लॉ जनरली बाय इटसेल्फ एज अ प्रॉब्लम कभी नहीं आता है, मतलब अगर आएगा तो ग्राफ का कुछ इंटरप्रिटेशन टाइप आ सकता है। पीछे जो उसका फॉर्मूला है एक्चुअली लैम्डा टी इज बी, वो बाय इटसेल्फ स्टैंड अलोन प्रॉब्लम की तरह बहुत ही रेयरली कभी ही नहीं होता है, क्योंकि उसमें कुछ करने को है नहीं। लैम्डा टी इक्वल टू बी जनरली वो एक प्रॉब्लम में एक एक्स्ट्रा स्टेप की तरह डाल दिया जाता है कि अगर मुझे तुम्हें टेम्परेचर से कुछ करवाना है तो मैं तुम्हें सीधे टेम्परेचर नहीं बताऊंगा, मैं बोलूंगा कि भाई दिस बॉडी वाज एमिटिंग रेडिएशन एट दिस वेवलेंथ, पीक वेवलेंथ। समझ रहे हो? तो इनडायरेक्टली पहले तुम बोलोगे अच्छा ओके, तो तुम वाइन्स लॉ लगाओगे, उससे तुम वो टेम्परेचर निकालोगे जो उस बॉडी का है, फिर उसके बाद आगे प्रॉब्लम होगा टेम्परेचर यूज करते हुए। तो यूजुअली वाइन्स लॉ का जो मैथमेटिकल पार्ट है, लैम्डा टी इज कांस्टेंट, यूजुअली इज अ सब प्रॉब्लम ऑफ सम मेन प्रॉब्लम। इट इज लाइक अ पार्ट ऑफ द मेन प्रॉब्लम, नॉट यूजुअली अ प्रॉब्लम बाय इटसेल्फ। ठीक है, तो ये हो गया, ये वाला पार्ट ऑफ द स्टोरी हो गया कि मेनली कौन से वेवलेंथ पे रेडिएट करेगा कोई बॉडी जब वो गर्म होगा, तो जितना गर्म होगा उतना शॉर्टर वेवलेंथ पे रेडिएट करेगा। अब हम आते हैं दूसरे पार्ट पे, विच इज द मोर मैथमेटिकल पार्ट, कि कितना टोटल रेडिएट करेगा।
ठीक है, दैट्स द सेकंड पार्ट ऑफ द स्टोरी. सो दिस लॉ इज कॉल्ड अच्छा, इसको बताने से पहले अब मुझे तुम्हें थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल चीज बताना पड़ेगा. ठीक है, तो वाइन्स लॉ का स्टोरी यहाँ पे खत्म हो गया. ठीक है, वाइन्स लॉ यहाँ पे खत्म हो गया है, इसको हम मार्क कर देते हैं अलग से. वाइन्स लॉ का पार्ट खत्म हो गया. अब हम आ जाते हैं एक अलग चीज पर. ठीक है, तो पहले कॉन्सेप्चुअल डिस्कशन करते हैं. मान लो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है. ठीक है, इसका कुछ टेम्परेचर है. अगर इसका टेम्परेचर 0 नहीं है तो इसमें से रेडिएशन निकल रही होगी. तो मान लो ये रेडिएट कर रहा है, तो इसकी रेडिएशन मैं रेड में दिखा रहा हूँ. ये वो रेडिएशन है जो हम डिस्कस कर रहे हैं अभी. इसके अंदर के जो चार्जेस हैं वो ऑसिलेट कर रहे हैं और उनके कारण स्पेस में रेडिएशन डाल रहे हैं. अब मान लो कि अगर देखो, अगर ये अभी t इक्वल टू 0 पे नहीं है, लेट्स से दिस बॉडी इज initially at some t which is not equal to 0. ठीक है, बराबर. और मान लो यूनिवर्स में इस बॉडी के अलावा और कोई दूसरा ऑब्जेक्ट है ही नहीं, पूरा खाली यूनिवर्स है अदर देन दिस बॉडी, राइट? देयर इज नो अदर ऑब्जेक्ट, फिजिकल ऑब्जेक्ट इन दिस यूनिवर्स. तो सबसे पहले क्या तुम मुझे बता सकते हो कि इसका लॉन्ग टर्म सिचुएशन क्या होने वाला है? इफ यू गिव इट लॉन्ग इनफ टाइम, So it will keep radiating energy until like that temperature and the system का temperature becomes the same. करेक्ट. सिस्टम का टेम्परेचर क्या है? So it will be like 0, no? करेक्ट, ऑल्सो करेक्ट. No random motion at all. करेक्ट. ये पूरी दुनिया में कुछ नहीं है. इस गोले के अलावा उधर कुछ है ही नहीं. ना गैस है, ना प्रोटॉन है, ना इलेक्ट्रॉन है, ना सन है, ना कुछ है, ना इंसान है. तो जब कुछ नहीं है उधर, तो टेम्परेचर किसका होगा? कुछ नहीं, 0. अब ये रेडिएट कर रहा है. रेडिएशन इज अ लॉस ऑफ एनर्जी. जब रेडिएट करती है कोई बॉडी तो उससे एनर्जी जा रही होती है, वो उसी की इंटरनल एनर्जी होती है जिसको दुनिया में फेंक रहा होता है. तो ये ठंडा होता जाएगा, ठंडा होते होते होते, लेकिन जब तक 0 पे नहीं आएगा तब तक ये रेडिएट करता रहेगा. तो फाइनली इसका लॉन्ग टर्म आउटकम ये है So I had thoda sa general doubt. हाँ. So like for us, for our scale, we consider like temperature to be randomized motion of like the atoms and molecules, right, of a substance. Yes. So like for like a system that's the universe, which is like infinitely big. So then what do you take, like random motion of what? Do you still take atoms or like is the reference different over there? एक सेकेंड. और जब ये बॉडी एब्सोल्यूट 0 पे पहुंच जाएगा तो इसमें से रेडिएशन निकलना ही बंद हो जाएगा, क्योंकि एब्सोल्यूट 0 का मतलब क्या है? ऑल मोशन हैज सीज्ड. यस सर, खुद कुछ है नहीं देने के लिए अभी वहां पे. सर फिर सराउंडिंग्स इसको वापस देना चालू कर देगा ना? नहीं, क्योंकि हमारा बाकी यूनिवर्स में कुछ है ही नहीं. एंडलेस यूनिवर्स है विदाउट बाउंड्रीज. तो जो रेडिएशन इससे चली जाती है वो वापस आ नहीं सकती है. और बाकी दुनिया में कोई और चीज है नहीं जो रेडिएशन कर रहा हो जिसकी रेडिएशन आके इस पे गिरे. तो इसका लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन ये है कि ये एब्सोल्यूट 0 पे पहुंचने वाला है. अब अगर मान लो कि अब इसके साथ दुनिया में दूसरी जो तुम क्वेश्चन पूछ रहे थे कि यूनिवर्स के स्केल पे हम किसको हीट बोल रहे हैं? यूनिवर्स के स्केल पे भी हम उसी को हीट बोलते हैं. हीट जो है डेफिनेटिवली एक स्केल पे लाइन बना दिया गया है, उसके नीचे वाला सारा रैंडम मोशन को हीट बोला जाता है. तो वो इससे चेंज नहीं होता कि हम देख रहे हैं या यूनिवर्स देख रहा है. अच्छा, ओके सर. ठीक है. तो अब जो है, मान लो कि ये अकेला बॉडी नहीं है दुनिया में. देयर आर अदर थिंग्स आल्सो एंड व्हिच आर आल्सो नॉट एट एब्सोल्यूट 0.
तो अब क्या होगा कि भाई बैठा हुआ है, रेडिएशन कर रहा है, ये अभी मान लो 0 पे नहीं पहुंचा है, लेकिन एट द सेम टाइम दुनिया में और भी चीजें हैं, मान लो कोई और बॉडी है तो उसकी भी रेडिएशन आके इस पे गिर रही होगी, वो इसी के जैसा कोई बॉडी होगा, वो सब तरफ रेडिएट कर रहा होगा, तो हो सकता है इसकी तरफ भी कुछ रेडिएशन आती होगी, ऐसा ही कोई बॉडी दूसरा एब्सोल्यूट 0 पे, नॉन एब्सोल्यूट 0 पे। तो अब ये तो रेडिएट कर ही रहा था, लेकिन अब इस पे रेडिएशन गिर भी रही है दूसरी दुनिया से, दूसरे ऑब्जेक्ट से, दुनिया में से, विच इज अ गेन ऑफ एनर्जी। खुद का रेडिएशन इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, दूसरे का रेडिएशन इज अ गेन ऑफ एनर्जी। दूसरे का रेडिएशन उसके लिए इज अ लॉस ऑफ एनर्जी, इसका रेडिएशन उस पर गिरता होगा तो उसके लिए वो गेन ऑफ एनर्जी होगा। अब होता क्या है कि अगर तुम बोलोगे कि ये जो रेडिएशन इस पे गिर रही है, अब ये एक जनरल फैक्ट है फॉर ऑल वेव्स, हो सकता है मैंने ऑप्टिक्स के टाइम पे भी बोला होगा, बट मैं फिर से बोलता हूँ, क्योंकि ये वेव्स ही हैं, लाइट है, अब विजिबल लाइट हो, अल्ट्रावायलेट हो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लॉजिक सेम है। जब कोई वेव आता है, ये वैक्यूम में ट्रैवल करता हुआ आ रहा था, फिर आके इस पे पड़ा, तो उसके बाद मीडियम चेंज हो गया, मान लो ये लकड़ी का बना है तो अब लकड़ी है मीडियम, पहले वैक्यूम है फिर लकड़ी है, तो ऐसा जो सरफेस होता है उसको बोलते हैं डिसकंटिन्यूटी। डिसकंटिन्यूटी मतलब होता है कि जिसके बाद मीडियम की प्रॉपर्टी सडनली चेंज हो जाती है। तो ये सारे वेव्स की प्रॉपर्टी होती है कि जब वो किसी डिसकंटिन्यूटी पे पहुंचते हैं, यानी जब वो एक मीडियम में ट्रैवल कर रहे होते हैं और अचानक से एक ऐसा सरफेस या कुछ लाइन आती है जिसके बाद मीडियम अचानक से अब्रप्टली चेंज हो गया, ग्लास है, पानी है, व्हाटएवर, तो सम ऑफ द एनर्जी इज इमीडिएटली रिफ्लेक्टेड राइट फ्रॉम देयर, following the law of reflection, which is what we used to study in optics. The remainder is transmitted आगे, जिसको हम ऑप्टिक्स में रिफ्रैक्शन बोलते थे। यहाँ पे मैं उसका लॉज के बेसिस पे नहीं दिखा रहा हूँ, नॉर्मल इंसिडेंस मान के सीधा अंदर जा रहा है, ठीक है। अब ये स्प्लिट कैसे होगा, कितना कितना में स्प्लिट होगा, वो तो डिपेंड करता है इस बॉडी के ऊपर, कि मान लो 100 अमाउंट ऑफ रेडिएशन पर सेकंड गिर रहा था, तो 60 सरफेस से रिफ्लेक्ट हो गया और 40 अंदर चला गया, ये इस बॉडी की प्रॉपर्टी है। हो सकता है किसी और बॉडी का सरफेस ऐसा हो जिसमें 100 गिरता हो और 90 अब्सॉर्ब हो जाता हो और केवल 10 रिफ्लेक्ट होता हो, सो मे बी दैट बॉडी इज नॉट अ वेरी गुड रिफ्लेक्टर। ऑन द अदर हैंड यू कुड आल्सो हैव अ बॉडी व्हिच इज सच अ ग्रेट रिफ्लेक्टर कि 100 गिरता हो और 99 पहले ही रिफ्लेक्ट हो जाता हो और केवल एक ट्रांसमिट होकर बॉडी के अंदर जाता हो। तो 100 का 60-40 होगा या 50-50 होगा या 90-10 होगा, वो इस बॉडी के इंसिडेंट रेडिएशन वो है जो इस पे गिर रही है, इंसिडेंट, इंसिडेंट मतलब जो इस पे गिरा। The relative split of incident radiation into reflected and transmitted, यानी जो अंदर चला गया इसमें, varies from body to body. ठीक है, तो इसके बेसिस पे हमने क्या किया कि सारे बॉडीज को एक स्पेक्ट्रम पे हमने अरेंज किया हुआ है। ऐसा बॉडी कोई हो सकता है, फॉर एग्जांपल कंसिडर करो एक ऐसा बॉडी, दो एक्सट्रीम्स कंसिडर करो, ये तो एक मॉडरेट, ये तो एक रियलिस्टिक बॉडी है, तुम इसके एक्सट्रीम्स आइडियलाइजेशंस कंसिडर करो कि एक बॉडी इस टाइप का है जिस पे 100 गिरा और कुछ रिफ्लेक्ट नहीं हुआ और पूरा 100 अंदर चला गया। नो रिफ्लेक्शन एट ऑल। और दूसरा एक्सट्रीम इमेजिन करो जिस पे 100 गिरा और 100 का 100 रिफ्लेक्ट हो गया। समझ गए?
हमारा बॉडी कोई रियलिस्टिक बॉडी है जो उनके बीच में बैठा है। तो बेसिकली एक स्पेक्ट्रम हम बना लेते हैं काइंड ऑफ, जिसका ये एंड जो है इज कॉल्ड अ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी वो बॉडी होता है जिसको 0% रिफ्लेक्शन होती है, सारा का सारा गिरा और सब अंदर चला गया, कुछ भी रिफ्लेक्ट नहीं हुआ सरफेस पे। दूसरा एंड का कोई पर्टिकुलर नाम नहीं है, आई लाइक टू कॉल इट द परफेक्ट मिरर। और इसमें जो है 100% रिफ्लेक्शन होती है। देखो ये दोनों ही आइडियलाइजेशन है, नीदर ऑफ देम एक्चुअली एग्जिस्ट्स इन रियलिटी। ना तो कोई ऐसा बॉडी एग्जिस्ट करता है जिसपे लाइट गिरे और कुछ रिफ्लेक्ट ही ना हो। सर लेकिन जो TIR होता है वो तो 100% ही होता है। TIR इज नॉट अ रिफ्लेक्टिव, वो एनर्जी जो है अल्टीमेटली TIR एक सरफेस पे होता है, नॉट एट द बॉडी, है ना। It's a combination of the two things, not just the body itself. डिफरेंस है दोनों में। तुम एक ऑब्जेक्ट ले रहे हो जिस पे रेडिएशन डाल रहे हो, वर्सेस तुमने एक इंटरफेस ऐसा पकड़ा है जिसमें कि वो रेशियो ऑफ म्यूज बन गया है, जिसपे लाइट एक सर्टेन एंगल पर आ रही है, तो सारी की सारी वापस ओरिजिनल मीडियम में जा रही है। एक तो डिफरेंस है। दूसरा डिफरेंस ये है कि TIR जो है एंगल स्पेसिफिक फिनोमिनन है, एक सर्टेन एंगल से ज्यादा एंगल ऑफ इंसिडेंस पे ही काम करेगा, अदरवाइज कुछ लाइट तो उधर जाएगी। When I say black body, I mean it doesn't matter at what angle the light falls. Doesn't matter at what angle the light falls, nothing goes in. Sorry, everything goes in. Or when I say this, I mean to say it doesn't matter what angle the light falls at, everything is reflected. उस सेंस में ये परफेक्ट आइडियलाइजेशन है इस तरफ, और ये परफेक्ट आइडियलाइजेशन इस तरफ। कोई भी रियलिस्टिक बॉडी जो है is somewhere on this sliding scale. Maybe it is a highly absorbing body, so it is closer to a black body. Maybe it is a highly reflecting body, so it is closer. But it can't either be this completely or this. जैसे एक realistic body है which is absorbing not so much, reflecting more of it, so it's probably closer to the mirror side. Somebody else might be 100 and 90 goes in, 10 reflects, so it will be closer to a black body. So real objects are somewhere here. A black body is one extreme idealization. The perfect mirror is the other extreme idealization. एक इसमें माइनर पॉइंट ये है टू कीप इन माइंड, नॉट रेलेवेंट फॉर अस बट हो सकता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन की तरह, कि व्हेन आई से ब्लैक बॉडी है या व्हेन आई से परफेक्ट मिरर है, यानी व्हेन आई से कि कोई रिफ्लेक्शन नहीं है, व्हेन आई से टोटल रिफ्लेक्शन है, वो भी एक्चुअली वेवलेंथ स्पेसिफिक प्रॉपर्टीज है। कहने का मतलब ये है कि व्हेन यू से समथिंग इज अ ब्लैक बॉडी, दैट डजंट मीन इट्स अ ब्लैक बॉडी फॉर एवरी वेवलेंथ। ब्लैक बॉडी इज अ वेवलेंथ स्पेसिफिक आइडिया, लाइक देयर कुड बी सम ऑब्जेक्ट which is a black body for infrared but a regular body for visible light. So visible light को reflect करता है, infrared जब गिरती है तो सारी अंदर चली जाती है। या on the other hand इसको ले लो, ऐसा बॉडी हो सकता है, इनफैक्ट मैं इसका रियलिस्टिक एग्जांपल भी दे सकता हूँ, कि भाई बहुत बढ़िया मिरर हो वो एक वेवलेंथ के लिए, लेकिन फटीचर मिरर हो दूसरा वेवलेंथ के लिए। जो तुम्हारा टाटा स्काई होता है टॉप पे छत पे रखा होता है, वो बेसिकली कॉनकेव मिरर है, और उसके फोकस पे उन्होंने वो सेंसर रखी होती है। तो भाई ये तुम्हारा वेव्स आते हैं जो भी ट्रांसमिशन है, और फिर दे आर सपोज टू रिफ्लेक्ट एंड गो टू द सेंसर। नाउ दिस इज अ फैंटास्टिक रिफ्लेक्टर फॉर माइक्रोवेव, बट इट इज एन एक्सट्रीमली बैड रिफ्लेक्टर फॉर विजिबल लाइट, एज एविडेंस्ड बाय द फैक्ट दैट यू कैन नॉट सी योरसेल्फ इन इट। तुम इसमें अपनी शक्ल तो देख नहीं सकते हो, तो विजिबल लाइट के लिए तो एकदम ही रिफ्लेक्टर नहीं है, बकवास है, किसी काम का नहीं है। लेकिन माइक्रोवेव का ये फैंटास्टिक रिफ्लेक्टर होता है, मोर और लेस सारा माइक्रोवेव सेंसर पे पहुंचा देता है। सो द सेम मटेरियल, द सेम ऑब्जेक्ट can act as a really good mirror or very close to this side for one wavelength, but for other wavelength it might be here or here or here. तो ऐसा भी नहीं कि जब हम ब्लैक बॉडी बोलते हैं तो कोई एक यूनिवर्सल ब्लैक बॉडी है जो कि हर वेवलेंथ को अंदर ले लेता है और कुछ भी नहीं छोड़ता है। ऐसा ब्लैक बॉडी probably the only thing that might come close to a universal black body would be a black hole. Then independent of which wavelength falls on it, nothing comes out of it. In that sense it would be a black body, even though black hole से भी वैसे there is some amount of this thing, but that would be what a universal black body would have been like. But हम वो मीन नहीं कर रहे होते, हम ये कह रहे होते हैं कि जो इस पे अगर ये विजिबल लाइट के लिए ब्लैक बॉडी है तो विजिबल सारी अंदर चली जाती है, लेकिन इंफ्रारेड गिरेगी तो रिफ्लेक्ट होती होगी रेगुलर बॉडी की तरह, जितने भी रिफ्लेक्ट होती होगी। एक्सरे गिरती होगी तो रिफ्लेक्ट होती होगी। ठीक है, तो आई होप ये डिफरेंशिएशन और ये पूरा स्पेक्ट्रम तुमको समझा होगा। कैन यू टेल मी कि
एक अगर एक मान लो इफ पॉसिबल इफ यू कुड अक्वायर अ ब्लैक बॉडी, विजिबल लाइट का ब्लैक बॉडी अगर एक होता एक्चुअल, तो वो कैसा दिखता, उसका विजुअल एक्सपीरियंस कैसा होता, देखने में कैसा होता? ब्लैक होता क्योंकि Black ही reflect नहीं करता कुछ। इनविजिबल होता ना। नहीं, इनविजिबल और ब्लैक में तो बहुत डिफरेंस है। इनविजिबल मतलब मुझे पीछे का चीज दिखता। So the after absorbing, does it like let it out or it just absorbs it completely? जो भी उस पे गिरती है विजिबल लाइट वो वापस रिफ्लेक्ट नहीं होती उसके सरफेस से। Okay, ब्लैक sir, got it. ऐसे बोलो, चलो लेट मी मेक इट इनटू अ मोर कंपैरेटिव क्वेश्चन। इफ आई हैव टू स्फीयर्स, आइडेंटिकल साइज के दो स्फीयर हैं तुम्हारे सामने, एक लकड़ी का स्फीयर है जिसपे ब्लैक पेंट किया हुआ है, ठीक है, बढ़िया सा एकदम हाई क्वालिटी ब्लैक पेंट से उसको पूरा यूनिफॉर्मली पेंट कर दिया है, और एक ब्लैक बॉडी स्फीयर है, जो भी ब्लैक बॉडी का मतलब होता है वो ब्लैक बॉडी का ही स्फीयर है, दोनों सेम साइज के हैं, तुम्हारे सामने है, एक कमरे में है, लाइटें जल रही है जैसे तुम बैठे हो, तो उनको जब देखोगे तो देखने में विजुअल डिफरेंस क्या होगा? सर ब्लैक बॉडी ट्रांसपेरेंट होगी शायद। नहीं, ट्रांसपेरेंट मतलब पीछे का दिखेगा उसके थ्रू। So black body में like the shade of black will be much more pronounced क्योंकि वो लकड़ी वाले में फिर भी थोड़ा सा रिफ्लेक्ट तो होगा ना। तो ब्लैक बॉडी वाली गोली को देखेंगे तो कैसा दिखता होगा वो? So like extremely black. So like जैसे हम लोग का स्क्रीन का कैमरा like स्क्रीन रहता है लैपटॉप स्क्रीन, अगर मतलब नॉर्मल एलसीडी स्क्रीन है तो जो ब्लैक कलर उसका रहता है एंड लाइक द ब्लैक कलर व्हेन यू स्विच द स्क्रीन ऑफ वो अलग रहता है ना, तो वैसे ही अगर कुछ वैंटा ब्लैक लाइक पूरा ब्लैक होता, पूरा ब्लैक होता, जेट ब्लैक। लाइक हाँ, लाइट बंद किया तो वैसा। एक तो ये होता कि पूरा ब्लैक होता, मतलब इट वुड बी द ब्लैकेस्ट ब्लैक यू एवर सीन। नॉट जस्ट दैट, इट इज पॉसिबल कि जो तुम्हारा रेगुलर बॉडी है जिसको तुमने ब्लैक पेंट किया है, तुम कोई हाई क्वालिटी ब्लैक पेंट लाए हो विच इज द ब्लैकेस्ट ब्लैक पॉसिबल, वो भी तो पॉसिबल है। तो दुनिया का सबसे बेहतरीन कोई एकदम हाई कटिंग एज ब्लैक, वैंटा ब्लैक। लेकिन जो मेन डिफरेंस होता वो ये होता कि जो तुम्हारा रेगुलर ब्लैक पेंटेड स्फीयर होता है ना, उसमें तुम्हें रिफ्लेक्शन दिखते होते, उसमें तुम्हें रूम की लाइट्स, जैसे अगर ये मान लो ऐसा होता, ये वो स्फीयर है जो कि ब्लैक पेंट जिसको किया हुआ है, लेकिन ये ब्लैक बॉडी नहीं है। तो क्योंकि ये ब्लैक बॉडी नहीं है, ये ब्लैक पेंटेड है, तो इस पे जब लाइट गिरती, रूम में से जो ट्यूबलाइट लगे होते हैं, वो लाइट जब गिरती रिफ्लेक्ट होती, तो वो इसमें दिखाई देती तुम्हें, ऐसे ट्यूबलाइट ऐसे दिखती, तुम्हें अपना शक्ल ऐसे दिखता मॉर्फ होके, समझ रहे हो? जैसे तुम ले लो बॉलिंग बॉल या कोई पूल बॉल, बहुत ही ग्लॉसी ब्लैक कलर, तो रूम की लाइट्स, जो ट्यूबलाइट्स लगे होते हैं, वो ऐसे कर्वेचर दिख रहे होते हैं यहाँ पे। और ये होने के कारण तुम्हें इसका 3D होना समझ में आता, इट वुड सीम लाइक अ स्फीयर, इट्स कर्वेचर, जो बल्ज है इसको, वो तुम सेंस कर पाते, बिकॉज द वे द लाइट वुड रिफ्लेक्ट वुड शो दैट कर्वेचर। जो ब्लैक बॉडी स्फीयर है वो है तो स्फीयर, मतलब है तो वो 3D, लेकिन क्योंकि उसपे से कोई लाइट रिफ्लेक्ट नहीं होती, तो वो तुम्हें एक्चुअली ब्लैक सर्कल जैसा दिखता, तुम्हें ऐसा लगता रियलिटी में ब्लैक होल हो गया है। वो हमेशा वो तुम्हें 2D ब्लैक सर्कल दिखता, तुम किधर से भी उसको जाके देखते, तुम्हें सामने 2D ब्लैक सर्कल दिखती। तुम समझ रहे हो डिफरेंस दोनों में देखने का? तो रिफ्लेक्शन एक बहुत बड़ा रीजन है कि हम क्यों चीजों को 3D परसीव कर पाते हैं। बहुत सारी चीजें हम 3D इसीलिए परसीव कर पाते हैं क्योंकि उनसे रिफ्लेक्शन आ रही होती है, और वो रिफ्लेक्शन उनके शेप के अकॉर्डिंग होती है, इसीलिए हम उनको परसीव कर पाते हैं। इनफैक्ट हम ज्यादातर चीजें जो देखते हैं वो रिफ्लेक्शन से ही देखते हैं। भाई तुम अपने कमरे में जो भी चीजें देख रहे हो, वो खुद थोड़ी अपनी लाइट एमिट कर रहे हैं, मोस्ट ऑफ देम, एक्सेप्ट द ट्यूबलाइट और द बल्ब। Other than that, everything else, including yourself, you're seeing in reflected light. Somebody else's light is falling, sunlight, whatever. तो तुम जब किसी का चेहरा देख रहे हो तो उसकी नाक तुम्हें नाक दिख रही है rather than like a flat surface, is because the reflection falls, light falls in a certain way, reflects from a certain way, एक side dark एक side light। वो सबसे हमें चीजों का 3D नेचर समझता है। अगर तुम किसी के फेस पे ब्लैक बॉडी पेंट लगा दोगे, तो क्योंकि उस पर कोई रिफ्लेक्शन नहीं होगा, तो उसका फेस जो है वो तुम्हें 2 डायमेंशनल ब्लैक सर्कल दिखेगा। ओनली व्हेन यू गो टू द साइड, तब तुम्हें दिखेगा कि हाँ नाक निकला हुआ है ऐसे करके, अदरवाइज सामने से देखने पे तुम्हें कोई फीचर नहीं पता चलेगा उसका, क्योंकि वो कोई रिफ्लेक्शन नहीं कर रहा है। तो ये तो खैर इसका विजुअल वो हो गया कि ब्लैक बॉडी हमें कैसा दिखेगा कंपेयर टू जस्ट अ बॉडी दैट हैज बीन पेंटेड विद ब्लैक कलर। अ ब्लैक बॉडी वुड लुक लाइक अ ब्लैक होल, व्हाट अ ब्लैक होल वुड लुक लाइक, ठीक है, 2D सर्कल जैसा दिखेगा 3D रियलिटी। अब हम आते हैं इसका थर्मोडायनेमिक्स पे। तो मेन पॉइंट ये है कि अब तुम कोई सा भी बॉडी कंसिडर कर लो, ये वाला बॉडी कंसिडर कर लो, ये वाला, ठीक है, कंसिडर दिस बॉडी।
अगर ये बॉडी लेट मी से इट दिस वे, मैं इसको एक्चुअली लिख ही देता हूँ जो थियोरेटिकल तुम्हें पता होना चाहिए एज अ नेम बाय नेम. This is called Prevost's theory. Of heat exchange. ठीक है, इसमें हम क्या बोलते हैं कि मान लो मेरे पास ये बॉडी है और इस पे 100 रेडिएशन गिरा और इसने उसमें से 60 रिफ्लेक्ट कर दिया, तो 40 अंदर चला गया. अब ये साथ में रेडिएट भी कर रहा है क्योंकि नॉन जीरो टेम्परेचर पर है. तुम लोग मेरे को बताओ कि अगर मुझे ये पता है कि इसका टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, विच इज ऑल्सो कॉल्ड बीइंग इन थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग. तो अगर मुझे पता है कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है विद द सराउंडिंग, तो ये जो रेडिएशन निकल रही है ये कितना अमाउंट होगा? व्हाट नंबर शुड आई पुट हियर? जीरो नहीं, 60 40 देखो 100 का 60 तो पहले ही चला गया ना, बाउंस ऑफ कर गया, वो तो इसके हाथ ही नहीं आया कभी. तो जो 40 इसके पास आया वही इसने अब्सॉर्ब कर लिया, उससे गर्म हो जाएगा. तो अगर इसको अपना टेम्परेचर चेंज नहीं होने देना है, यानी हम मान रहे हैं कि ये थर्मल इक्विलिब्रियम विद द सराउंडिंग है, तो ये एग्जैक्टली उतना ही रेडिएट कर रहा होगा जितना ये अब्सॉर्ब कर रहा है पर सेकेंड. ठीक है, प्रेवोस्ट के कुछ मेन पॉइंट्स हैं. पहला पॉइंट ये है कि every object at t not equal to 0 is continuously radiating. Only at absolute 0 do you not radiate. ठीक है, दूसरा पॉइंट ये है जो मैंने अभी बोला, इन थर्मल इक्विलिब्रियम यानी जब बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है, तो ये ट्रू होना चाहिए कि रेडिएटेड पावर मस्ट इक्वल अब्सॉर्ब पावर. ये बात समझ गए तुम? ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है. ठीक है, radiated power must equal absorbed power when the body is in thermal equilibrium. तो ये बॉडी जो है, It is true for black bodies. it is also true for black bodies. So if I move to a black body next, मैं black body पे आ जाता हूँ. सर आप जूम इन वो जूम आउट भी कर सकते हैं मतलब. हाँ, ये इससे ज्यादा बेटर हो जाता है वो थोड़ा. अगर अब मैं ब्लैक बॉडी ले लूँ, मान लो लेट्स से आई हैव अ ब्लैक बॉडी. ब्लैक बॉडी पे 100 गिरा, कुछ रिफ्लेक्ट नहीं किया उसने, तो सारा अंदर चला गया, रेडिएट कर रहा है. अगर मुझे पता है कि इस ब्लैक बॉडी का टेम्परेचर टाइम के साथ, देखो ब्लैक बॉडी कोई मिस्टीरियस चीज नहीं है. यू शुड नॉट थिंक कि ब्लैक बॉडी रेडिएट करेगा, अब्सॉर्ब करेगा. सिंपली इतना होता है कि बस वो रिफ्लेक्ट नहीं करता है कुछ, बाकी सब उसका डायनामिक्स. तो अगर ये थर्मल इक्विलिब्रियम में है तो ये कितना रेडिएट कर रहा होगा? 100 100 ही करेगा सर. करेगा. करेक्ट. 100 ही रेडिएट करेगा. तो इसलिए हम कहते हैं कि जो ब्लैक बॉडी होता है, या हम इसलिए कहते हैं, इस सेंस में हम कहते हैं कि वो स्टेटमेंट जो तुम लोगों ने कभी स्कूल में पढ़ा होगा
कि अगर थर्मल इक्विलिब्रियम है then a good absorber is also a good radiator. तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा ओरिजिनल बॉडी जो था पीछे वो 40 अब्सॉर्ब कर रहा था, 40 रेडिएट कर रहा था। ब्लैक बॉडी जो है 100 अब्सॉर्ब कर रहा है तो 100 रेडिएट करेगा। बेसिकली तुम जितना अब्सॉर्ब करोगे उतना तुम्हें रेडिएट करना पड़ेगा अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा टेम्परेचर चेंज ना हो। इफ यू अब्सॉर्ब मोर देन यू रेडिएट, टेम्परेचर राइज होगा। करेक्ट। इफ अब्सॉर्प्शन बिगर देन रेडिएशन, तो गेन लॉस से बड़ा है, तुम हीट गेन कर रहे हो, लूज नहीं कर रहे हो क्विकली एनफ, देन टेम्परेचर राइज कर रहा होगा। इफ अब्सॉर्प्शन इज स्मॉलर देन रेडिएशन, तो टेम्परेचर फॉल कर रहा होगा। तो अगर टेम्परेचर को ना राइज करना है ना फॉल करना है तो अब्जॉर्प्शन और रेडिएशन बराबर होना चाहिए। अब उसमें फिर डिफरेंस होता है, जो ब्लैक बॉडी है वो क्योंकि अच्छा अब्जॉर्बर है तो टेम्परेचर चेंज नहीं होने देने के लिए उसको ज्यादा रेडिएट भी करना पड़ेगा। जो अच्छा अब्जॉर्बर नहीं है वो पहले ही कम अब्जॉर्ब कर रहा है तो उसको अपना टेम्परेचर फिक्स रखने के लिए कम रेडिएट भी करना पड़ेगा। ठीक है, ये बात समझ में आ गई सबको? ओके तो अब जो है इस बेसिस पे हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं कि जिसको बोलते हैं एमिसिविटी। एमिसिविटी का जो सिंबल होता है वो होता है स्मॉल ई, और एमिसिविटी की डेफिनेशन होती है power radiated, it is the property of some body, power radiated by body at some temperature divided by power radiated by black body at the same temperature T. This is called emissivity. ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल अगर तुम यही वाला एग्जाम्पल ले लो जो डेटा हम लेके चल रहे हैं, हमारे दोनों बॉडीज से पीछे वाला था वो, इस बॉडी की अगर बात करें जिसपे 100 गिर रहा था और 60 रिफ्लेक्ट हो रहा था और 40 वो ऑब्जॉर्ब कर रहा था, तो वो 40 रेडिएट भी कर रहा था। और इसको कंपेयर करो एक आइडेंटिकली साइज ब्लैक बॉडी से एट द सेम टेम्परेचर जिसपे 100 गिर रहा था, 100 वो ऑब्जॉर्ब कर रहा था और अपना थर्मल इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए 100 रेडिएट भी कर रहा था। तो इस ऑब्जेक्ट का एमिसिविटी कितना हो जाएगा? 0.4। ये बॉडी 40 रेडिएट कर रहा है, उसी टेम्परेचर पे एक ब्लैक बॉडी 100 रेडिएट कर रहा है, तो इसकी जो एमिसिविटी है वो 0.4 है। यहाँ तक क्लियर है सबको? यस सर। तो एमिसिविटी के बारे में एक तो ये है कि E जो है किसी भी रियल बॉडी के लिए 0 से 1 के बीच में होता है। ब्लैक बॉडी के लिए कितना होगा E? 1। करेक्ट। फॉर ब्लैक बॉडी E is equals to 1, क्योंकि ऊपर बाय डेफिनेशन पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी बाय पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी, तो 1 ही हो जाएगा। ठीक है, तो इसको इसकी एमिसिविटी कहते हैं। तो अब जितना एमिसिविटी ज्यादा होता है उतना बॉडी क्लोजर टू ब्लैक बॉडी होता है, जितना उसका E क्लोज टू 1 है उतना वो उस स्लाइडर में, स्लाइडर मैंने बनाया था पीछे, this is the side close to E equals to 1, that is the side close to E equals to 0. Some real body is somewhere here. This, you could think of this as the slider on E. This is E equals to 1 and this is E equals to 0.
ठीक है, तो ये हो गया। अच्छा, अब दूसरा तरीका भी है इसके बारे में सोचने का, वो ये है कि अभी ये सब कॉन्सेप्चुअल बैकग्राउंड ही है इसका। मेन इक्वेशन में इसके बाद लिखूंगा, जिसके बाद तुम न्यूमेरिकल कर पाओगे, लेकिन इसमें थोड़ा बिल्डअप ही करना पड़ता है पहले सारा कहानी। तो आई कैन राइट इट इन अ डिफरेंट वे, आई कैन राइट इट इन दिस मैनर। हम एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं, अब्जॉर्प्टिविटी। कहीं पे तुम देखोगे इसको अब्जॉर्प्टिव पावर भी लिखा होगा, सेम चीज है वो। वर्ड्स थोड़े से इस टॉपिक में ऐसे हैं कि मिक्सड अप हैं। टेक्निकली इट इज नॉट पावर, बिकॉज पावर का तो डायमेंशन होता है, ये सिंपली एक नंबर है। ये किसी भी बॉडी के लिए डिफाइन होता है, ए होता है इसका सिंबल, और ये डिफाइन होता है पावर अब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी ओवर द पावर इंसिडेंट ऑन द बॉडी। मतलब जो उसके ऊपर गिरा वो डिनोमिनेटर में डालो, और जो उसमें से उसने अब्जॉर्ब कर लिया वो न्यूमरेटर में डालो। इसको बोलते हैं उसकी अब्जॉर्प्टिविटी। ये बात समझ में आया? ये सिंपली इसका रेशियो है। तो अब तुम अगर इस बॉडी के लिए बोलोगे तो कितना है इसका अब्जॉर्प्टिव पावर या अब्जॉर्प्टिविटी? 0.4 ओनली ना? हाँ 0.4 ही है। 100 गिरा वो डिनोमिनेटर में है, और 40 अब्जॉर्ब किया वो न्यूमरेटर में, तो 0.4। ब्लैक बॉडी के लिए कितना होगा अब्जॉर्प्टिविटी? 1 अब्जॉर्ब कर लिया। तो बेसिकली ये इसको इस तरीके से लिख सकते हैं। अब इसको इट टर्न्स आउट कि ये जो है इससे रिलेट ऐसे होता है, यहां तक आई होप क्लियर होगा, कि अगर मैं ये ए का फॉर्मूला पकड़ूं, ठीक है, ये था पावर अब्जॉर्ब्ड बाय पावर इंसिडेंट। ऐसे लिख लो इसको, पी अब्जॉर्ब्ड बाय पी इंसिडेंट। ठीक है, या रादर ऐसे देखो कि एक सेकेंड इसको हटा दो। एमिसिविटी की डेफिनेशन पकड़ो, क्या थी? पावर रेडिएटेड बाय बॉडी एट टी, ठीक है, एट टी बाय पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टी। सही है। अगर मैं इसको ऊपर नीचे इंसिडेंट पावर से डिवाइड कर दूं, यानी कितनी पावर गिरी, ये बात तुम समझ रहे हो कि अगर मेरे पास एक रेगुलर बॉडी है और एक ब्लैक बॉडी है, और वो बिल्कुल आइडेंटिकल टाइप की दुनिया में बैठे हैं, दो कॉपी मैंने बना ली यूनिवर्स की जिसमें वो बैठे हैं, तो जितनी रेडिएशन इस पे गिरती होगी और जहां से और जिस प्रकार से गिरती होगी उतनी ही इस पे गिरती होगी, मतलब कीपिंग द रेस्ट ऑफ द यूनिवर्स द सेम। यू अंडरस्टैंड दिस फैक्ट? यस सर। क्योंकि किसी बॉडी पे कितना रेडिएशन गिरता है वो किसका फंक्शन है? वो उसके शेप, साइज और उसकी लोकेशन इन द यूनिवर्स, कि वो कैसे बैठा हुआ है।
तो जब हम ये E लिख रहे होते हैं कि पावर रेडिएटेड बाय बॉडी एट टी डिवाइडेड बाय पावर रेडिएटेड बाय ब्लैक बॉडी एट टी, तो हम मान रहे होते हैं कि हमारा रेगुलर बॉडी और ब्लैक बॉडी जो है वो बिल्कुल आइडेंटिकल शेप साइज के और आइडेंटिकल सराउंडिंग में बैठे हैं, तो रेडिएशन जो उन पे गिर रही है वो सेम है, इसलिए मैं एक ही टर्म इंसिडेंट पावर ऊपर नीचे डिवाइड कर सकता हूँ, दोनों पे सेम ही गिर रही होगी। ठीक है, लेकिन इन थर्मल इक्विलिब्रियम पावर रेडिएटेड बाय बॉडी in thermal equilibrium is equal to the power absorbed. correct, radiation is the same as absorption, ये तो हम कह ही रहे हैं, थर्मल इक्विलिब्रियम में वैलिड है ये, तो वो कंडीशन इस पे लगी हुई है। तो देयरफॉर मैं E को ऐसे भी लिख सकता हूँ, E is power absorbed by body by इधर इंसिडेंट पावर तो लिखा हुआ ही है, और नीचे है पावर absorbed by black body also divided by incident power. लेकिन जो ऊपर बन गया है वो क्या है, वो तो A है बाय डेफिनेशन, देखो ऊपर Yes, बॉडी की एब्जॉर्प्टिविटी, और नीचे की क्वांटिटी तो 1 है बाय डेफिनेशन ऑफ ब्लैक बॉडी। ब्लैक बॉडी होता ही वो है जो जिस पे उस पे जितना गिरता है वो अब्सॉर्ब कर लेता है। देयरफॉर फॉर एनी बॉडी in thermal equilibrium it is true that the absorptivity is the same as emissivity, they have the same numerical value. ठीक है, this is called Kirchhoff's law. Kirchhoff के नाम पे बहुत सारे लॉज हैं फिजिक्स में, इलेक्ट्रिसिटी में भी कुछ लॉज हैं, वही Kirchhoff है ये, लेकिन ये लॉ वो नहीं है, ये उससे अलग टॉपिक से रिलेटेड है। इट इज नॉट रिलेटेड टू इलेक्ट्रिसिटी और व्हाटएवर, it is a separate law in black body radiation which says that for any body in thermal equilibrium its absorptivity and its emissivity are the same. सर पहली बार इस बंदे के नाम का प्रोनाउंसिएशन पता चला। इसको आई थिंक बोलते हैं कर्कॉफ। जर्मन था या सर मैं तो किरचॉफ बोलता हूँ सर इसको। मैं भी किरचॉफ ही बोलता हूँ, लेकिन वैसे इसको शायद कर्कॉफ बोलते हैं, यहाँ पे इसको हार्ड के बोलते हैं। एनीवे ये बंदे ने थर्मोडायनेमिक्स में आग, केमिस्ट्री में भी है। हाँ बहुत सारी जगह पे, ठीक सर है। ये और एक चैप्टर में भी था ये इसका। हाँ अभी तो जब इलेक्ट्रिसिटी इलेक्ट्रिक करंट वगैरह पढ़ोगे तो पूरे टाइम ये आता रहेगा। इसके नाम पे 2 फेमस इलेक्ट्रिकल लॉज हैं, KVL और KCL। हाँ सर ये बुक में सर इसने एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए, सीसियम और रुबिडियम। हाँ एलिमेंट्स भी डिस्कवर किए सर, ये ऑलराउंडर था ये बंदा। इतना केमिस्ट्री में, फिजिक्स में। भाई सर ब्लैक बॉडी रेडिएशन भी इसी ने, सर क्या नहीं किया है इसने। हाँ तो पहले तो एक्चुअली फिजिक्स केमिस्ट्री ये सब चीजें थे नहीं ना, सब एक साथ ही था, तो जो करने का मन करता था बंदे को वो कर लेता था। लेकिन सर, हम बहुत सारे ऑलराउंडर लोग ही थे पहले वैसे। सर अच्छा तो बेसिकली ये हमारा कहानी है इसका, अब आज के लिए खत्म करते हैं। नेक्स्ट टाइम जो है, अभी तक हम इसका मैथमेटिक्स पे नहीं आ पाए, तो नेक्स्ट जो है इसका मैथमेटिक्स है कि अब हम ये डिस्कस करेंगे कि कोई बॉडी अगर एक गिवन टेम्परेचर पर है तो वो टोटल कितना रेडिएट करता है, और उसी के बेसिस पे इसके न्यूमेरिकल्स होंगे। ठीक है, तो वो हम नेक्स्ट टाइम करेंगे। बाय सर, थैंक। सर आप नोट भेज सर एक देना डाउट प्लीज। था। हाँ मैं भेज दूंगा अभी। हाँ बोलो। सर ब्लैक बॉडी कुछ रेडिएट नहीं करती तो उसका टेम्परेचर तो हमेशा इंक्रीज ही होगा ना? नहीं ये किसने बोला ब्लैक बॉडी रेडिएट नहीं करती, कंफ्यूज हो रही है तो। ब्लैक सर बॉडी बट इट अब्सॉर्ब्स एवरीथिंग, राइट? नो it does not reflect. रिफ्लेक्शन इज अ सरफेस फिनोमिनन। अगर उस पर लाइट पड़ती है तो सरफेस से कुछ रिफ्लेक्ट नहीं होता, तो सारा अंदर चला जाता है। जब ये अंदर चला जाता है तो फिर वो गर्म हो जाता है, जब गर्म हो जाता है तो हर चीज जो गर्म होती है वो रेडिएट करती है। अच्छा ओके, ब्लैक बॉडी तो बहुत बढ़िया रेडिएट करता है।
Acha, okay, got it, sir. It So is- thermal sensors always emit infrared radiation. Which Thermal sensors. thermal sensors? No, it depends. That's a very broad term. Thermal sensor for what purpose? It will basically depend on what is the purpose and what is the ambient, like what particular application are we utilizing it for. A lot of them work on infrared for a number of reasons, but you can also have thermal sensors because all of it is thermal. I mean, light सिर्फ केवल infrared को ही thermal नहीं कहते, सब कुछ ही thermal है. तो डिपेंड करता है Yes, कि sir. किसी और कॉन्टेक्स्ट में हो सकता है, किसी और वेवलेंथ को वो प्रोबेबली ज्यादा बेटर उसका रिसीवर हो. इट विल डिपेंड ऑन द सिचुएशन. दैट्स अ वेरी ब्रॉड टर्म. सर रे ऑप्टिक्स के Okay. एक्सरसाइज और के डाउट्स भी बाकी है, तो हाँ. आप एक एक्स्ट्रा लेक्चर फ्राइडे को जो हमारा लेक्चर है ना, वो रेगुलर लेक्चर नहीं रहेगा, वो डाउट लेक्चर ही रहेगा. तो और उसमें बेसिकली डाउट्स पूछ सकता है. मिसलेनियस है, ऑप्शनल लेक्चर है वो. तुम्हें अगर कोई डाउट्स नहीं है तो नहीं भी आ सकते हो, और अगर डाउट्स हैं तो फिर डाउट्स करेंगे हम डिस्कस. कोई थ्योरी नहीं पढ़ेंगे उसमें. सर आप ऑप्टिक्स का असाइनमेंट भी भेज सकते हो क्या? आपने बोला था हाँ एक- सर आपने मैंने बोला तुमको नहीं भेजा था ऑप्टिक्स का असाइनमेंट? नहीं 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 सर। भेजा. नहीं सर, अच्छा ठीक है, मैं भेज देता हूँ. सर ये टाइम का एग्जाम एसीबी सर ने लिया सर, ऑप्टिक्स का मतलब मोस्टली थोड़ा बहुत भूल गए इसलिए. अच्छा ठीक है, मैं भेज दूंगा वो टेस्ट भी. ठीक है. वही सर ये TWD मींस मतलब जो वो मतलब टेलीस्कोप वगैरह से टॉपिक्स नहीं है क्या ना, क्वेश्चंस नहीं, वो टेलीस्कोप नहीं है. क्योंकि लास्ट TWD में आया था. नहीं, मैं हाँ, देख सर. लूंगा एक बार पेपर में, अगर रहेगा तो उसी का कुछ और डलवा देते हैं. यस सर. ठीक है सर, थैंक यू सर. ठीक है सर, बाय सर, थैंक यू सर. सर हाँ बोलो सर एक डाउट था बोलो. सर. सपोज you enclose somebody in like a room which has walls made of lead so that there is no radiation that can go in, ठीक है. and you keep that person inside for a very long time. और उसका कोई outlet नहीं है, मतलब there is no light source or there's no window, there's no door ठीक है. to that room. Suppose hypothetical ऐसा कुछ. ठीक है. तो सर अगर उसमें if you give that person devices to operate with, तो वो devices चलेंगे कि नहीं चलेंगे, because radiation नहीं होगा. डिपेंड्स. अगर लेड में से देख, अगर ये इंसान जिंदा है तो इसकी बॉडी जो है 37-38 डिग्री सेल्सियस पे होगी, तो इंफ्रारेड तो एमिट कर ही रहा होगा. ये इंफ्रारेड अगर ये एमिट कर रहा है तो रूम में इंफ्रारेड भरा हुआ है. अगर लेड से बाहर नहीं जा पा रहा है तो रूम इज फिल्ड विद इंफ्रारेड फ्रॉम हिज ओन बॉडी. हम अज्यूम कर रहे हैं कि उसको जिंदा रखा जा रहा है बाय फीडिंग हिम, तो ही इज कंटिन्यूअसली एमिटिंग इंफ्रारेड. वो फूड को ही वो इंफ्रारेड में कन्वर्ट कर रहा है. तो अब इंफ्रारेड तो है रूम में, अगर कोई इंफ्रारेड सेंसर्स होंगे तो वो तो डिटेक्ट करेंगे उसको प्रॉबली. और कोई टाइप का सेंसर नहीं काम करेगा, बिकॉज अगर बाहर से कोई रेडिएशन अंदर नहीं आ सकती है तो विजिबल, अल्ट्रावायलेट, माइक्रोवेव ये सब नहीं आ पाएगी अंदर. तो प्रॉब्ली तुम्हारा फोन वोन अगर होगा तो वो नहीं काम करेगा, नेटवर्क ही नहीं आएगा ऑब्वियसली. हाँ वो तो ऑब्वियस बात है, लेड के रूम में बैठ के नेटवर्क नहीं आएगा. बट अगर कोई इंफ्रारेड का सेंसर या कलेक्टर होगा तो वो बिल्कुल काम करेगा. ठीक है सर. सर और ब्लैक बॉडीज का रियल लाइफ में क्या एग्जांपल्स होता है? ब्लैक बॉडी का एक्चुअली सरप्राइजिंगली ब्लैक बॉडीज जो हैं, बहुत सारे ऐसे बॉडीज होते हैं जो बहुत अनलाइक ब्लैक बॉडीज हैं. सन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ अ ब्लैक बॉडी, क्योंकि लाइक आई सेड ब्लैक बॉडी इज अ वेवलेंथ स्पेसिफिक कॉन्सेप्ट. तो जरूरी नहीं है कि ब्लैक बॉडी सोचते हैं हम सोचेंगे एकदम डार्क ब्लैक होल जैसा है. दैट वुड बी अ ब्लैक बॉडी फॉर विजिबल लाइट. But there are a number of good approximations to black bodies for other wavelengths, non-visible. Like the sun is a good approximation for a black body at infrared, because sun का surface नहीं है, उससे कुछ खास reflect होता नहीं, सब कुछ अंदर चला जाता है. So it's a good example of, even for visible light, it's a good example of black body. Leaving aside the fact कि sun इतना luminous है, luminosity अलग है. देखो जैसे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये एक ब्लैक बॉडी कह रहे हो तुम इसको, ये ब्लैक बॉडी है. ये जो रेडिएशन इसमें से निकल रही है, अभी हमने वाइन्स लॉ पढ़ा, मान लो ये इतना गर्म है कि इसकी रेडिएशन जो निकल रही है वो विजिबल स्पेक्ट्रम में है. तो ये लाइट तो जो इसमें से निकल रही होगी उसको हम आंखों से देख पा रहे होंगे, है ना, तो हमें दिखता होगा ये बढ़िया से. लेकिन तब भी ये ब्लैक बॉडी कहा जाएगा क्योंकि जो रेडिएशन दुनिया से इस पे पड़ रही है वो इसके सरफेस से रिफ्लेक्ट नहीं हो रही, वो सारी इसके अंदर चली जा रही है. इसकी अपनी निकलती हुई रेडिएशन विजिबल इनविजिबल हो सकती है डिपेंडिंग ऑन हाउ हॉट इट इज. Sun is a good example. The sun is so hot that the radiation the sun emits, ये sun की खुद की जो रेडिएशन है वो विजिबल है, तो हम सन को देखते हैं ऐसा चमकता हुआ. लेकिन सन पे जो रेडिएशन पड़ती है किसी और दूसरी बॉडी से, वो वो रिफ्लेक्ट नहीं होती है सन से, क्योंकि सन एक्चुअली गैस है मोस्टली, और उसकी डेंसिटी इस तरीके से वेरी करती है कि रेडिएशन अंदर ही चला जाता है.
So since it doesn't reflect anything or hardly reflects anything, the sun is a good approximation to a black body. In fact, जब हम thermodynamic analysis कर रहे होते हैं तो sun को generally हम black body मान के solve करते हैं. ठीक है सर, अर्थ पे कोई ऐसा ऑब्जेक्ट बना नहीं है ना जो अभी तक ब्लैक बॉडी कंसिडर किया अर्थ जा पे सकता जो है एक मटेरियल इन्होंने बनाया था जो कार्बन ब्लैक। कार्बन ब्लैक से ज्यादा बेटर एक चीज है विच इज कॉल्ड वेंटा ब्लैक. तो तुम उसको देख सकते हो यूट्यूब पे, उसका प्रॉब्ली वीडियोस रहेगा, यू कैन रीड अप ऑन इट. वेंटा ब्लैक इज सपोजिडली समथिंग लाइक 99.91% absorbing, and so it is a pretty good approximation to a black body. But this is already like 10-year old, so maybe now they have something even better. Maybe वो 9.1 को 9.2 कर दिया होगा उन्होंने, whatever. सर ब्लैक होल एक ब्लैक बॉडी हो सकता है? ब्लैक होल एक ब्लैक बॉडी है by definition. ओके सर. सर हाँ सर लास्ट क्लास दूसरे वाले सर ने लिया था, उन्होंने ऑन सिंपल पेंडुलम का टाइम लॉस टाइम गेन हाँ हाँ वो एक्सपेंशन. वाला समझा नहीं. देख टाइम लॉस टाइम गेन होगा ना, अगर मान लो पेंडुलम का वायर मेटल का है. टाइम लॉस मतलब विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, मतलब हमारे लिए टाइम लॉ, अच्छा तुम बोलियो लॉस और गेन को कैसे इंटरप्रेट करना है. हाँ सर. हाँ उसके लिए ये करो ना कि अगर तुम मान लो कैसे देखोगे लॉस को ऐसे देखोगे कि अगर तुम्हारा पेंडुलम स्लो चलने लगा, मान लो कि भाई हीट से वो वायर लंबा हो गया, लंबा होने से उसका टाइम पीरियड बढ़ गया. अगर उसका टाइम पीरियड बढ़ गया है तो तुम तो उसको क्लॉक की तरह यूज कर रही हो. तो मान लो कि वो जो है यहाँ टिक करता है, फिर यहाँ टिक करता है, फिर यहाँ टिक करता है, फिर यहाँ टिक करता है, जबकि एक्चुअल जो कोई क्लॉक है जो कि एक्यूरेट है और उसको एक्सपेंशन से फर्क नहीं पड़ा है, वो मान लो कि यहाँ टिक कर रहा है, फिर यहाँ टिक कर रहा है, मतलब उसका इंटरवल ये है 1 सेकंड, एक्चुअल 1 सेकंड ये है. लेकिन तुम्हारा पेंडुलम का क्योंकि वायर लंबा हो गया तो उसका जो 1 प्राइम सेकंड है वो ये है, जिसको तुम 1 सेकंड ही मान रहे हो क्योंकि तुम तो उसको क्लॉक की तरह यूज कर रहे हो, है ना. हाँ सर. तो जब तुम बोलोगे कि मुझे कोई काम करने में 3 सेकंड लगे तो तुम उसके 3 ये लोगी और बोलोगी मुझे 3 सेकंड में मैंने होमवर्क कर लिया, लेकिन उसमें एक्चुअली रियल टाइम के 4.5 सेकंड हो गए होंगे, हाँ सर. है ना. तो उस बेसिस पे तुम बोलोगे कि तुमने जो है टाइम लूज किया, राइट. लूज किया ना. अगर मान लो होमवर्क इज नॉट अ गुड एग्जांपल, क्योंकि होमवर्क तो थोड़ा कॉम्पिटिटिव टाइप हो गया कि कितना तेज कर सकते हैं. ऐसा बोलो कि कोई तुम्हें बोला कि भाई मेरे को तुम जो है ये पैकेट खोलने से पहले 10 सेकंड रुकना, तो तुमने तुम्हारी तो यही है क्लॉक, यू नो ऑफ नथिंग अदर देन दिस क्लॉक, तो तुमने 10 प्राइम सेकंड बाद पैकेट खोली होगी, जबकि रियल लाइफ में वो शायद एक्चुअल में 14 सेकंड पास हो गए होंगे. हाँ सर. हाँ तो तू उसको पहले खा सकती थी ना, मतलब वो 4 सेकंड पहले तू खा सकती थी, तो यू लॉस्ट सम टाइम, यू लॉस्ट 4 सेकंड्स ऑफ रियल टाइम. हाँ सर. ये सर गॉट इट. ठीक है. हाँ सर.